झलक की हरी को धमकी। झलक उम्र 18 साल, हाइट 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा। एक बड़े सा रूम जो दिखने में बड़ा ही लग्जरी था, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी मामूली शख्स का घर हो ही नहीं सकता। ये एक रूम नहीं बल्कि पूरा विला था दिशांत देशवाल का, जिसकी उम्र है 60 साल। इनका काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। अपने दिमाग के बल पर इन्होंने अपने नाम की दिशांत इंडस्ट्री को खड़ा किया, जिसमें आज हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कहने को तो ये अमीर है, लेकिन इनके लिए ये गरीब है, सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि इनका बेटा नहीं है। वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में सब कुछ हो उसका नसीब कैसा। हमारे दिशांत जी का स्वभाव है बाहर सबसे मिलजुल कर रहना, लेकिन घर आते ही अपनी पत्नी प्रिया देशवाल, जिसकी उम्र 55 साल है, से लड़ाई करना। अब दिन भर की फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर तो निकलेगी। दिशांत की 2 बेटी है, पहली झलक जो छोटी बेटी है और दूसरी है पलक, जिसकी उम्र 21 साल है। झलक जो बिजनेस का नाम सुनकर ही बीमार रहती है, कंपनी का नाम आते ही वो कॉलेज का बहाना मार देती है। रही बात पलक की, तो उसे ट्रिप पर जाना बड़ा ही पसंद था। बिजनेस में हाथ बटाने के लिए वो मना तो नहीं करती थी, लेकिन अभी उसे बिजनेस के चक्कर में नहीं फंसना था। शाम के 7 बजे देशवाल हाउस। दिशांत अपनी कार को पार्क कर घर के अंदर आता है। वो अंदर खाली सा महसूस कर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सब एक साथ ही क्यों गायब रहते हैं। दिशांत अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी पीछे से उसे उसके घर के खास नौकर हरी, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जो मोटा था लेकिन कद न ज्यादा बड़ा न छोटा। सर, मैडम मंदिर गई है और झलक अपने कमरे में है, पलक अभी तक आई नहीं। दिशांत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हरी मेरे लिए कॉफी लेते आइए। इतना कहकर दिशांत अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर जाते ही दिशांत का मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे की लाइट ऑन थी, ऐसी ऑन था, बेड पर सारे कपड़े बिखरे हुए थे। दिशांत ने अपने सिर पर हाथ रख हल्के गुस्से में कहा, मेरा कमरा कबाड़ बना हुआ है। दिशांत अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, आज प्रिया जी को बताता हूँ। झलक के रूम में झलक अपने हाथ में बुक थाने हुए पूरे ध्यान से बुक को पढ़ रही थी। उसने बुक को बंद करने के बाद कहा, वाओ दिस इज अमेजिंग। झलक की आंखों में खुशी थी, सुकून था। वो बुक को स्टडी टेबल पर रखने के बाद कमरे से बाहर आती है। झलक उछलते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, गलती से उसका हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हरी के हाथ में लगा, जिससे हरी के हाथ हिल गए और उसने जो ट्रे थामी थी, उसकी ट्रे में रखे कॉफी कप से कॉफी गिर गई। झलक ने मासूम सा फेस बनाकर हरी को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखते हुए बोली, सॉरी भैया। हरी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है ये आप मुझे डांट खिलाने के लिए कर रही हैं। झलक ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं। हरी ने झलक की बात को काटते हुए कहा, अब जाओ आप, मुझे अपना काम करने दो। झलक अपना सिर झटक कर वहां से जाने लगी। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो ये इमेजिन कर मुस्कुरा रही थी कि लेट कॉफी पहुंचाने में हरी भैया का क्या हाल होगा। हरी जल्दी से किचन में जाकर दूसरी कॉफी बनाने लगता है और झलक हॉल में जाकर आराम से सोफे में जाकर टीवी ऑन कर देखने लगती है। दिशांत के कमरे में दिशांत वॉशरूम से बाहर आकर देखता है हरी अभी तक नहीं आया। दिशांत का दिमाग तो कमरे की हालत देखकर हो रहा था। वो ऐसी ऑफ कर कपड़ों को उनकी जगह पर जमाने लगा, तभी कमरे के बाहर से हरी की आवाज आई, सर कॉफी। दिशांत गेट खोलकर है के हाथ से कॉफी की ट्रे लेकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। हरी ने गहरी चैन की सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ सर ने मुझे सुनाया नहीं, थैंक गॉड। दिशांत कॉफी फिनिश करने के बाद अपने काम में लग गया। करीब आधे घंटे में उसके रूम की हालत ठीक के दी थी। वो अब बेड से टिककर आराम से बैठ गया। उसने साइड में रखी टेबल से लैपटॉप लिया और काम करने लगा। झलक जो कब से टीवी देख देख कर बोर हो रही थी, वो सोफे से उठकर किचन की तरफ जाती है। हरी खाना बना रहा था। झलक ने हैरानी से हरी को देखते हुए कहा, आप खाना क्यों बना रहे हैं। हरी ने नॉर्मल आवाज में कहा, क्योंकि मेम को आने में लेट हो जाएगा। झलक ने हैरानी से कहा, तो आप मुझसे कह देते मैं बना देती। हरी ये सुनकर पहले तो झलक को हैरानी से देखता है, फिर हंसते हुए बोला, आप वो भी खाना भी जहर जैसा होगा, जाओ आप अभी बच्ची हो। झलक को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो पास में पड़ा चाकू उठाकर हरी को दिखाते हुए बोली, क्या कहा। हरी अपने कदम पीछे लेते हुए डरी हुई आवाज में, कुछ नहीं बेटा, मैं तो मजाक। झलक ने हल्के गुस्से में कहा, सबसे मजाक करना लेकिन झलक से नहीं। हरी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा,
हे देवी, माफ कर दीजिए, अगर मैंने 1 घंटे के अंदर खाना नहीं बनाया तो आपके पिताश्री मुझे खा जाएंगे। झलक ने एटीट्यूड में कहा। ठीक है, लेकिन अगली बार झलक से उलझना मत। इतना कहकर झलक वहां से चली गई। हरी ने खुद से कहा, ये सब में दिशांत सर की ही झलक है। पलक अपनी कार पार्क कर जब अंदर आई तो हॉल में टहलती झलक को देखती है, फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। पलक जब वापस से हॉल में आई तो झलक को टहलते हुए पाकर उसे थोड़ी तेज आवाज में बोली, कहाँ खोई हुई हो? झलक जो खोई हुई थी वो पलक को देखते हुए बोली। दी। पलक सोफे पर बैठकर नॉर्मल आवाज में। हाँ। झलक पलक के बगल में बैठकर बोली, मेरे असाइनमेंट लिखने में हेल्प कर देंगी? पलक ने झलक को घूरते हुए कहा, नो, अब मैं बिल्कुल भी आपकी हेल्प करने वाली नहीं। झलक ने एटीट्यूड में कहा, ठीक है तो फिर मैं भी। पलक ने इरिटेट होकर कहा, स्टॉप, मैं कर दूंगी। पलक सोफे से उठकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं इसके सामने अपनी दोस्तों से बात करती हूँ। उसकी वजह से हर बार माँ से डांट खाती हूँ। रात में 10 बजे दिशांत का रूम। दिशांत अभी भी लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। प्रिया कमरे में आकर दिशांत को जागा हुआ पाकर बोली, आप अभी तक जागे हुए हैं? दिशांत ने लैपटॉप पर नजर डाले हुए ही कहा, जिसकी बीबी रात में घर ना आए हो वो कैसे ना जागे? प्रिया ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर दिशांत को देखते हुए कहा, आपकी तबीयत या दिमाग सही तो है? दिशांत ने लैपटॉप को बंद कर साइड टेबल पर रखकर कहा, तबीयत को रहने दो, पहले ये बताए आप थी कहाँ? प्रिया दिशांत के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए उसके पास जाकर दिशांत के चेहरे की तरफ झुककर धीमी आवाज में बोली, मैं कहाँ थी वो तो आपको सुबह पता चल जाएगा। फिलहाल। इतना कहकर प्रिया दिशांत की आंखों में देखने लगी। दिशांत ने नाराज भरी टोन में कहा, मुझे अभी बताए आप थी कहाँ? प्रिया ने मुस्कुराते हुए दिशांत के माथे पर किस किया और धीमी नॉर्मल आवाज में बोली, गुड नाइट। दिशांत ने हल्के गुस्से में कहा, सिंपल सी बात को क्यों बढ़ा रही हैं आप? प्रिया ने अपना सिर नमे हिलाते हुए कहा, आपकी अकड़ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दिशांत ने प्रिया के कंधे को पकड़कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आंसमी। दिशांत की बात सुनकर प्रिया को अब गुस्सा आने लगा था। प्रिया ने हल्के गुस्से में कहा, रोमांस कर रही थी अपने आशिक के साथ। दिशांत की पकड़ प्रिया के कंधे पर कस गई। दिशांत ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से प्रिया को देखते हुए कहा, प्यार टू है, रोमांस नहीं। प्रिया को जब लगा कि अब दिशांत सच में सीरियस हो गया है तो वो उसे शांत करवाते हुए धीमी आवाज में दिशांत की आंखों में देखते हुए बोली, दिशांत आप मेरे मजाक को सीरियस ले रहे हैं? दिशांत ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मजाक है या सच है? प्रिया ने हैरानी जताते हुए कहा, दिशांत अब क्या इस उम्र में मुझे प्यार करने का चस्का लगेगा? और आप क्या कम है जो मैं किसी और? प्रिया अब कुछ नहीं कहती, वो अपने मुंह पर हाथ रख मन में बोली, मेरी जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? अब पता नहीं ये क्या सोचेंगे। दिशांत का तो सिर दर्द करने लगा था, काम का प्रेशर और ऊपर से प्रिया का जवाब। दिशांत ने अपने सिर को पकड़कर खुद के गुस्से को काबू में करते हुए कहा, मैं पहले से परेशान हूं, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? प्रिया बस शांत दिशांत को देख रही थी। सच में इतने सालों से वो दिशांत के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी और दिशांत को उसका बर्थडे तक याद नहीं था। वो आज अपने माँ पापा के घर गई थी। वो हर साल अपना बर्थडे वही बनाती हैं। दिशांत को क्या आज की डेट भी याद नहीं और मैं कब किस लिए घर से बाहर जाती हूँ ये भी पता नहीं। ये सब सोचते हुए प्रिया की आंख से आंसू निकल गए। दिशांत ने प्रिया को खुद को इस तरह से देखते हुए पाकर और उसकी आंख में आंसू देखकर इरिटेट होते हुए कहा, प्रिया अब क्या है, आप रो क्यों रही हैं? प्रिया अपने आंसुओं को साफ कर बेड के एक साइड जाकर लेट गई। दिशांत से तो उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। दिशांत ने अपना एक हाथ साइड रखी हुई टेबल पर मारा। दिशांत के हाथ में चोट लग गई थी लेकिन उसका गुस्सा कम ही नहीं हुआ। प्रिया जिसने अभी ही आंखें बंद की थी वो हड़बड़ाकर बेड में बैठ गई। उसकी नज़र दिशांत पर गई जो बेड से टिक कर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किए हुए था। प्रिया ने धीमी नम आवाज में कहा, माँ पापा के यहाँ गई थी, आज मेरा बर्थडे था तो मेरी कुछ फ्रेंड भी आई थी। उन सब के साथ टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। दिशांत ने प्रिया की आवाज को सुनकर अपनी आंखों को खोलकर प्रिया को देखता है, जिसके चेहरे पर शिकायत थी लेकिन डर भी था। दिशांत ने अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। दिशांत का कोई जवाब न पाकर प्रिया की आंखें इस बार भी भर आई।
प्रिया लाइट ऑफ कर अपनी जगह पर जाकर सो गई। अगले दिन सुबह दिशांत की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने बगल में गई जहां प्रिया नहीं थी। वो बेड में बैठकर कमरे को देखने लगा। उसे प्रिया नजर नहीं आई। दिशांत की नज़र अपने हाथ में गई जिसमें पट्टी लगी हुई थी। ये देख दिशांत के चेहरे में हल्की सी स्माइल आ गई। दिशांत बेड से उठता उससे पहले उसे कमरे में किसी के आने की आवाज़ आई। दिशांत सोने का नाटक करने लगा। वो बेड में फिर से लेट गया। प्रिया कमरे में आती है। उसकी नज़र बेड पर गई। वो दिशांत को अभी तक सोया हुआ पाकर कुछ नहीं करती न कहती। वो अपना फ़ोन लेकर बाहर चली गई। दिशांत ने अपनी आंखें खोलकर कहा, ये मुझसे नाराज हैं। कुछ देर बाद प्रिया, दिशांत, झलक तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रिया ने झलक को देखते हुए कहा, पलक कहाँ है? झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, वो कमरे में है, पढ़ाई कर रही हैं। प्रिया ने एक प्लेट में नाश्ता सर्व कर प्लेट को झलक को देते हुए बोली, ये देकर आइए। झलक ने मना करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी, उनको भूख लगेगी तो आ जाएगी, और ये मेरा काम नहीं है। प्रिया ने झलक को घूरते हुए कहा, वो भी आपका काम कर रही है तो आप उनका काम करो। झलक ने हैरानी से कहा, उन्होंने आपको बताया? प्रिया ने न में सिर हिलाते हुए कहा, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। अब झलक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। झलक ने दिशांत को देखते हुए कहा, पापा देखिए न, माँ को मुझे नाश्ता भी नहीं करने दे रही है। दिशांत जो शांति से अपना नाश्ता कर रहा था और झलक की बचकानी हरकतें देख रहा था, वो नॉर्मल आवाज में बोला, आप अपना भी नाश्ता लेते जाओ, दोनों साथ में कर लेना। प्रिया ने झलक की तरफ एक और प्लेट बढ़ाकर कहा, जाए। झलक ने मासूम सा चेहरा बनाकर प्रिया फिर दिशांत को देखा और बोली, आप लोग बच्ची से काम करवा रहे हैं। झलक के जाने के बाद प्रिया भी अपना नाश्ता करने लगी। दिशांत प्रिया के पास बैठकर प्रिया को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, आप मुझसे नाराज हैं? प्रिया ने बिना दिशांत की तरफ देखे हुए कहा, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप मेरी चिंता करते हैं? दिशांत ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं तो बस आपसे। प्रिया ने नॉर्मल आवाज में कहा, आपको नौकरों के सामने मुझे इज्जत देने की जरूरत नहीं है, वो लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर दिशांत की नज़र नौकरों पर गई जो आसपास काम कर रहे थे। दिशांत को अब समझ आया कि प्रिया के कहने का क्या मतलब था। दिशांत ने अपनी माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे सच में याद नहीं था कि कल आपका बर्थडे था। एक तो काम का प्रेशर रहता है और आप भी आते ही, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, आपको खुद के आगे कुछ दिखता है? आज तक कभी भी आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की, इतना सा भरोसा भी नहीं किया। आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं, कम से कम आप मुझे तो कुछ टाइम दे सकते हैं, आपको देखने का, आपके साथ बैठना। लेकिन नहीं, मेरी परछाई देखी नहीं की, सारा गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर देते हैं। दिशांत को प्रिया को बातें कड़वी जरूर लग रही थी लेकिन सच थी। दिशांत ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। उसे अभी तक प्रिया पर यकीन नहीं था कि वो उसके होते हुए किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है। वो भले ही दिखने में सुंदर थी, अभी भी उसकी उम्र का कोई पता नहीं लगा सकता था। प्रिया ने हमेशा ही उसकी हर बात मानी है। कल वो उसे थोड़ा परेशान कर रही थी, वो भी अपने हक से, तो उसने उसे कल हट कर दिया। प्रिया अपनी बात कहने के बाद किचन में चली गई। वो वाकई में दिशांत के इस एकड़ूपन से परेशान हो चुकी थी। वो अपना ध्यान काम में लगाने लगी। दिशांत अभी भी बैठा हुआ अपनी सोच में गुम था। वो अपनी जगह से उठा और किचन की तरफ चला गया। प्रिया सब्जी काट रही थी और हरी अपने फ़ोन को चला रहा था। दिशांत हरी के पास जाकर उसके कानों में बोला, आप सैलरी किस काम की लेते हैं जब मेरी बीबी से काम करवाते हैं? दिशांत की आवाज़ सुन हरी तो जैसे मरने ही वाला हो उसने गैस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेम ने मुझे राइस बनाने के लिए कहा था तो वो बन रहा है। दिशांत ने हरी को और बाकी सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा किया। प्रिया तो खोई हुई सी अपना काम कर रही थी। उसे होश ही नहीं था कि उसकी काम में मदद हरी नहीं दिशांत करवा रहा था। प्रिया खाना कंप्लीट होने के बाद पीछे पलटते हुए बोली, क्या बात है हरी, आज आप एक ही बार बोलने पर सुन रहे हैं? प्रिया की नज़र जब दिशांत पर गई तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो नॉर्मल आवाज में बोली, आप ऑफिस? दिशांत प्रिया की तरफ झुकते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, आज सोचा आपको टाइम दे दूं, मुझे जी भर के देखने का, मेरे साथ बैठने का, मुझे गले लगाने का। और मुझे, प्रिया ने दिशांत की बात को बीच में काटते हुए नॉर्मल आवाज में ही बोली,
आपको तो पता है मेरी जुबान से कुछ भी निकल आता है। आप जाए ना, मैं आपसे नाराज भी नहीं हूं। दिशांत को अपने इतने करीब महसूस कर प्रिया ने घबराते हुए कहा। दिशांत मैग्नेटिक आवाज में प्रिया के कानों में बोला, मेरा भी मन कर रहा है आपके साथ कुछ पल रहने का। प्लीज प्रिया, आज मत रोकिए, नहीं हमारा ये रिश्ता हर दिन दरारों से भर जाएगा। ये सुनकर प्रिया ने दिशांत की आंखों में देखा। दिशांत भी उसी को देख रहा था। हरी जो किसी काम से किचन में आ रहा था, वो जो कुछ मिनट से ये सीन देख रहा था कि ये गले लगेंगे, लेकिन नहीं। हरी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो नए नए कपल्स की तरह आंखों में ही खोए हुए हैं। झलक जो दरवाजे से टिके हुए इस सीन को आगे बढ़ने को देखने के लिए अपनी पलकें बिछाई थी, वो हरी की बात को सपोर्ट करने हुए बोली, प्यार तो है लेकिन रोमांस नहीं। पता नहीं मैं कैसे पैदा हो गई, मैं अपनी माँ की तरह हूँ। हरी ने झलक का हल्का डांटते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? झलक ने ना हरी को धमकी देते हुए कहा, आप पहले खुद को कहिए फिर मुझे कहना। प्रिया और दिशांत जो एक दूसरे में खोए हुए थे, वो झलक की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हैं। दिशांत ने प्रिया को देखते हुए धीमी हल्की इरिटेशन भरी टोन में कहा, आपकी ये प्यारी जब से पैदा हुई है तब से हमारे बीच में आ जाती है। झलक ने दिशांत की बात सुन हल्के गुस्से में बोली, तो आपकी वजह से ही मैं आप दोनों के बीच में आई हूं। दिशांत ने दिशा को शिकायती लहजे में कहा, देखिए आप किस तरह से मुझसे पेश आ रही हैं। प्रिया तो अब बाप बेटी की लड़ाई देख हल्के गुस्से में बोली, आप लोग कब तक लड़ने वाले हैं? ये सुन दिशांत और झलक दोनों शांत हो गए। झलक ने वहां से जाते हुए कहा, आप अपने पति को समझा लीजिए कि झलक से न उलझे। हरी ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, वाह बेटी बाप को धमकी दे रही है, वो भी उसे जो हर किसी को धमकाते फिरता है। दिशांत तो बस हैरानी से झलक को जाते हुए देख रहा था। प्रिया सबको इग्नोर करते हुए कमरे की तरफ चली गई। दिशांत भी अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। दिशांत कार ड्राइव करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या बेटी दी है भगवान ने मुझे, पता नहीं अब दामाद कैसा मिलेगा मुझे। वहीं झलक घर के बाहर निकलकर एक ऑटो को रोकती है, फिर उसमें बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। झलक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो गलती से आपके रोमांटिक टाइम में दखल दिया है, अब तो हमेशा दखल दूंगी। जब तक आप मुझे स्कूटी नहीं लेते, बड़ी बेटी के लिए 4 कार और छोटी बेटी को खुद ड्रॉप भी नहीं कर सकते किराए खर्च के नाम पर सिर्फ दिन का 100 रुपये। आपके जैसा बाप तो किसी को न मिले। ऑटो झलक के कॉलेज के बाहर रुकती है। झलक ऑटो से उतरकर ड्राइवर को 20 रुपये देने के बाद कॉलेज के अंदर जाने लगी, लेकिन उसकी नज़र उसके पर्स पर थी जिसमें 80 रुपये बचे थे। झलक फिर से खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कॉलेज आते हुए इतने दिन हो चुके हैं लेकिन मैं दिन पे दिन गरीब हो रही हूँ, सिर्फ अपने पापा की वजह से। झलक सीधे अपनी क्लास की तरफ जाती है। क्लास के अंदर प्रोफेसर पहले से मौजूद थे। क्लास लगे हुए आधा घंटा हो चुका था। झलक ने धीमी रिक्वेस्ट भरी नज़रों से प्रोफेसर सर को देखते हुए बोली, सर कैन आई कम इन? प्रोफेसर ने एक नज़र झलक को देखा और अंदर आने का इशारा किया। झलक पीछे वाली खाली जगह पर बैठ गई। झलक ने प्रोफेसर को देखते हुए खुद से कहा, ये तो न्यू है, तभी मैं बोलूं आज मिस्टर चमन लाल इतने चमकदार कैसे हो गए। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने अपना टॉपिक खत्म किया और बोले, सो स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी मेरी पहली क्लास? सभी स्टूडेंट्स ने ताली बजाई, जिससे प्रोफेसर को उनका जवाब मिल गया। प्रोफेसर की उम्र 35 या 36 साल के आसपास रही होगी। उनकी बॉडी बिल्कुल फिट थी, दिखने में भी गुड लुकिंग थे, इसलिए सारे स्टूडेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। प्रोफेसर ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा संगम मेहता है, आज से मैं ही इसी टाइम पर आपकी क्लास लूँगा। संगम ने सारे स्टूडेंट को देखते हुए कहा, तो चलिए आज मैं आप सब के बारे में भी जान लूँ। तो शुरुआत कौन करेगा? तभी सबसे पहले की डेस्क पर बैठा हुआ एक लड़का अपना हाथ उठाकर बोला, सर मेरा नाम विशाल शर्मा। संगम ने थोड़ी ही देर में सारे स्टूडेंट के नाम जान लिए थे। अब बारी थी झलक की। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और नॉर्मल आवाज में बोली, झलक देशवाल। संगम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी तो कल से आपकी झलक समय पर दिखनी चाहिए बेटा। झलक ने हाँ में सिर हिला दिया। संगम के जाने के बाद झलक के बगल में बैठी हुई एक लड़की ने कहा, क्या प्रोफेसर है यार? झलक ने हल्के गुस्से में कहा, अपने उम्र का खोजो। इतना कहकर झलक क्लास से बाहर जाने लगी। वो लड़की जो झलक की ही उम्र की थी उसका नाम था छवि मेहरा।
वो भी एक अमीर फैमिली से थी, उसको देखने से भी कोई कह सकता था कि वो अमीर है। वाइट टॉप, ब्लैक जींस, वाइट शूज, उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। वो झलक की बात पर चिढ़ गई। वो झलक का हाथ पकड़ उसे खींचकर वापस से उसी चेयर पर बैठा देती है। उसने ऊपर से नीचे तक झलक को देखा। झलक नॉर्मल सी कुर्ती, जीन्स और दुपट्टा, उसने पैरों में स्लीपर पहने हुए थे। वो उतने में ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अमीर नहीं। छवि ने हल्के गुस्से में कहा, अपनी औकात देखकर बात किया करो मुझसे। झलक ने भी हल्के गुस्से में कहा, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? छवि ने गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर कहा, ओह हेलो, यहाँ सब जानते हैं छवि मेहरा कौन है। तभी राहुल छवि के पास आकर झलक के सामने वाली टेबल पर बैठकर झलक का मजाक उड़ाते हुए बोला, जाने दे यार छवि, इसे देखकर तो लग नहीं रहा कि इसे कुछ पता होगा। झलक ने राहुल को घूरते हुए कहा, मुझे जानना भी नहीं। छवि ने हंसते हुए कहा, जानोगी भी कैसे, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास कीपैड सेल फोन भी नहीं है। झलक का दिमाग दिशांत की वजह से खराब था। उसने एक थप्पड़ जोर से छवि को दिया। ये आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नज़र उन पर गई। राहुल जो टेबल पर बैठा हुआ था वो जल्दी से नीचे खड़े हो गया। झलक ने गुस्से में छवि की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तो कोई नहीं, लेकिन आपको तो सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो आज से जानने लगेंगे। छवि ने अपने गाल पर हाथ रखे हुए कहा, तुमने ये सही नहीं किया। झलक ने अपना बैग उठाते हुए कहा, मैंने क्या सही किया क्या गलत, ये मेरे पापा ने नहीं बताया। तुम कौन होती हो झलक को ये बताने वाली? छवि की बाकी फ्रेंड भी वहां आ गई थी। उनमें से एक ऋचा वो झलक को देखकर बोली, तुमने उसे मारा क्यों? झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, कोई मेरे सामने बक बक करे मुझे बर्दाश्त नहीं। ऋचा ने हल्के गुस्से में कहा, हेलो, लो क्लास स्टैंडर्ड में होकर हाई क्लास वालों से नहीं उलझते। झलक ने ऋचा को घूरते हुए कहा, मुझे उलझने का नशा नहीं है, अपनी फ्रेंड को बोलो कि वो दोबारा न उलझे, नहीं दोबारा सुलझ ना पाएगी। झलक कैंटीन की तरफ चली गई। झलक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, सबको मुझसे ही बहस करनी है। झलक कैंटीन में जाकर एक चाय का ऑर्डर देती है, क्योंकि बेचारी को पैसे भी तो बचाने थे। कोल्ड स्वेट स्माइल। वो अपनी चाय लेकर खाली टेबल के पास जाकर बैठ गई। उसने खोई हुई आवाज में चाय को देखते हुए कहा, अब जाते वक्त मुझे कोई लेने नहीं आया तो मेरा सूज लेने का सपना गया। आज कौन सा बहाना बनाऊंगी? वो अपनी सोच में गुम थी। तभी उन सबको आवाज सुनाई दी जो वहां पर लगे हुए साउंड से आ रही थी। सभी स्टूडेंट मेन हॉल में आ जाए, कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। झलक को कुछ याद आया, आज तो कॉलेज के टॉपर्स को इनाम मिलने वाला था। वो एक्साइटेड होकर उस एरिया की तरफ जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, अरे मैडम, मैं भी इसी कॉलेज में हूँ। ये थी सौम्या, झलक की फ्रेंड, जो उससे पतली थी लेकिन सुंदर भी। वो पढ़ाकू टाइप की थी और झलक मस्ती वाली। झलक सौम्या को देखकर उसके गले लगते हुए बोली, यार सच में, मुझे तो लगा मैं ही अकेले इस खटारा में फंस गई। सौम्या ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी शहजादी, ये हमारे स्कूल से तो अच्छा ही है। झलक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मुझे तो लगा था कि स्कूल की तरह ही मुझे पापा किसी लो क्लास कॉलेज में फेंक देंगे। सौम्या ने झलक को हल्के गुस्से में कहा, आप अंकल को ऐसे क्यों कहती रहती हैं? झलक ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, वो आपके लिए होंगे प्यारे अंकल, लेकिन मेरे लिए हिटलर पापा है। सौम्या ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, आपको जब वो नहीं समझा पाए तो मैं क्या ही कर पाऊंगी। कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला था। सभी स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठे हुए थे। सारे प्रोफेसर भी अपनी अपनी जगह पर थे। होस्ट ने सभी को सूचित करते हुए कहा, आज हमने एक ही गेस्ट को बुलाया है, क्योंकि एक ही गेस्ट आपके लिए एक मिसाल है और मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े होकर उनका वेलकम करें। मिस्टर दिशांत देशवाल। दिशांत, जो अभी ही वहां एंटर हुआ था, वो नॉर्मल ही चलते हुए प्रोफेसर के पास आया। We all welcome a person who has given many talented children the opportunity to study by donating not only to us but also to other colleges and schools. Mr. दिशांत देशवाल। होस्ट की बात सुनकर सभी स्टूडेंट तालियों से दिशांत का स्वागत करते हैं। लेकिन झलक खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बस अपनी बेटी को ही दान नहीं देते। झलक की बात पर सौम्या मुस्कुराने लगी। ये उसने झलक को दिखाया नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अभी झलक भड़क जाएगी। सौम्या को पता था कि दिशांत देशवाल ही झलक के पापा है। उसने झलक को देखते हुए कहा, यार आप तो सच में अपने पापा की कॉपी हो।
अंकल सब में बहुत सुंदर हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि वो आपके पापा है। वो तो यंग दिख रहे हैं। झलक ने हल्के गुस्से में कहा। आप तारीफ कर रही हैं या फिर मुझे ये कह रही है वो मेरे पापा नहीं हैं? झलक ने सौम्या को कहा। और हाँ, मैं अपनी माँ जैसी हूँ। सौम्या ने अपना सिर हिलाकर कहा। ये सब रहने दे, प्रोग्राम पर फोकस करते हैं। झलक ने अपनी सीट में सिर टिकाते हुए कहा। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सौम्या ने सामने देखते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि अंकल आ गए। झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा। जब पता है तो क्यों सवाल के रही है? सौम्या ने झलक को देखते हुए कहा। आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो अंकल पर इतना भड़क गई? झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा। किचन में पापा माँ एक दूसरे के पास खड़े दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, तभी एंट्री मेरी हो गई। मुझे लगा इनका रोमांस शुरू होगा, लेकिन आधे घंटे तक वो दोनों हिले भी नहीं। अरे, एक दूसरे को गले भी नहीं लगाया। मैंने बस हरी भैया से कह दिया कि पता नहीं मैं कैसे पैदा हो गई। बस इसी बात से आग लग गई। झलक ने ऐसी बातें और एक ही सांस में कह दी। सौम्या हैरानी से झलक को देख रही थी। झलक ने इरिटेट होकर कहा, क्या हुआ? सौम्या झलक से नजर हटाकर सामने देखते हुए बोली। आप बड़ी कब होंगी? झलक ने कंफ्यूज होकर सवाल किया। क्या मैं बड़ी नहीं हूं? सौम्या ने वैसे ही कहा। दिमाग की बात कर रही थी। झलक ने हल्के गुस्से में कहा। इकलौती मेरी फ्रेंड न होती तो मैं बताती आपको। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बता देना, पहले प्रोग्राम देखो। आप दोनों लाटे हुए अच्छे लगाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट दिशांत के आगे पीछे घूमने लगे थे। कोई उसके साथ सेल्फी लेता तो कोई उसका ऑटोग्राफ। और आज जो स्पीच दिशांत ने दी थी उससे तो सबका उसने दिल ही लूट लिया था। सिर्फ झलक को छोड़कर झलक और सौम्या कुछ ही दूर खड़ी हुई ये नज़ारा देख रही थी। सौम्या भी दिशांत की स्पीच से काफ़ी मोटिवेट थी। वो झलक के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, यार एक सेल्फी तो ले लेने दो अंकल के साथ। झलक ने सौम्या के हाथ को और कसकर पकड़कर कहा, आप पागल हो क्या? अरे वो भगवान नहीं है जो सब मरे जा रहे हो। सौम्या ने झलक को रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखकर बोली, यार रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता, प्लीज़ एक सेल्फी ही तो लेनी है। झलक ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, ठीक है जाओ, लेकिन अब मुझसे बात नहीं करना। सौम्या झलक की ये बात सुन अपना मन मारकर वहीं खड़ी हुई बस देखती रहती है। 1 घंटे तक दिशांत ने सबको ऑटोग्राफ दिया और सबके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाए। दिशांत बाहर की तरफ जाने लगा। उसकी नज़र झलक पर गई जो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए खड़ी हुई थी। दिशांत समझ गया कि उसकी एंग्री प्रिंसेस उसे इग्नोर कर रही है। वो भीड़ होने की वजह से और अपने साथ में चल रहे कॉलेज के प्रिंसिपल राघवेंद्र रावत जी की वजह से भी झलक से कुछ नहीं बोला। वो नॉर्मल ही वहां से चला गया। झलक ये महसूस कर सौम्या से हल्के गुस्से में बोली, देखा न कैसे उन्होंने मुझे इग्नोर किया। वो अगर मुझे देख प्यार से पूछ ही लेते कि प्रिंसेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे सबको पता चल जाता कि मैं उनकी बेटी हूं और सब मुझसे अच्छे से पेश आते, लेकिन नहीं। उनको तो अपनी पड़ी है बेटी, सबकी नज़रों में भिखारी क्यों न बनी हो। सौम्या ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, आंटी से भी मिल चुकी हूं, आज अंकल को भी देख लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप में लक्षण किसके हैं। झलक चिढ़ते हुए बोली, आपको भी मैं ही गलत दिख रही हूं। सौम्या ने टाइम देखते हुए कहा, चलते हैं, आज काफ़ी लेट हो गए हैं। झलक ने सौम्या को टॉपिक बदलते हुए देख खुद से बोली, कैसी फ्रेंड है, मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। सौम्या ने झलक को घूरते हुए कहा, इतने सालों से आपकी फीलिंग के बारे में सुन रही हूं, वो कदर में नहीं आती क्या? झलक ने हैरानी से कहा, आप मेरे मन की बात कैसे जान गई? सौम्या ने हल्की इरिटेशन में कहा, इतने सालों से रह रह कर सब जानने लगी, अब चले। झलक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों कॉलेज से निकलकर मेन गेट पर पहुंचे ही थे कि एक लग्जरी कार उन दोनों के सामने रुकती है। कार से बाहर निकलकर छवि आती है। वो झलक के पास बड़े एटीट्यूड से चलते हुए आकर बोली, ओ लो क्लास स्टैंडर्ड, तुम क्या चलकर कॉलेज आई थी? झलक ने अकड़ते हुए कहा, मैं हवा में उड़ के भी आऊँ तो उससे आपको क्या लेना? छवि ने झलक का मजाक उड़ाते हुए कहा, औकात से ज्यादा अकड़ है, कल तैयार रहना, आज तुम्हें रेस्ट दे रही हूँ। झलक को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि सौम्या ने उसे शांत रहने का इशारा किया था और उसके हाथ को पकड़ रखा था जिससे वो छवि को मारे नहीं। छवि ने एक नज़र सौम्या पर डाली और बोली, तुम इस लो क्लास स्टैंडर्ड के साथ मत घूमो।
छवि वहां से चली गई। झलक ने सौम्या को गुस्से में देखते हुए बोली, खुद तो खुद डरपोक हो और मुझे भी। सौम्या ने उसे शांत करवाते हुए कहा, वो मेरी कजिन है, मेहरा इंडस्ट्री की होने वाली ऑनर मुझसे 2 महीने बड़ी है। उससे मत लड़ो, वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और रही बात आपकी तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। उसके पास नाम दौलत शोहरत है और सबसे बड़ी बात उसके पापा उसका हमेशा साथ देते हैं। झलक ने सौम्या को रोकते हुए कहा, स्टॉप स्टॉप देवी, आप शायद भूल रही हैं कि कुछ देर पहले जिस कंपनी को द बेस्ट ऑफ इंडियन कंपनी का नाम दिया गया था और जिस शख्स के आगे पीछे पूरा कॉलेज घूम रहा था वो मेरे पापा है। तो ये क्या इसके जैसी कई मेहरा इंडस्ट्री मेरा कुछ नहीं कर सकती। और इससे लड़ने के लिए न तो मैं अपने पापा का नाम, न उनका पैसा, न ही पावर इस्तेमाल करूंगी। सौम्या को भी अब याद आया कि झलक कौन है। उसने भी सच में गलती कर दी थी झलक को रोककर। उसने उदासी भरी आवाज में कहा था, मैं भूल गई थी यार, और आपकी वेशभूषा से भी तो। झलक ने सौम्या को गुस्से से घूरा जिससे सौम्या अब शांत हो गई। झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, मेरे लिए मेरे संस्कार से आगे कुछ नहीं है। वो दोनों बात करते हुए कॉलेज से बाहर आ गई थी। उन दोनों के घर अलग अलग डायरेक्शन में थे। दोनों एक दूसरे से अलविदा कह अपने अपने रास्ते निकल गई। करीब 2 घंटे चलते चलते झलक देशवाल हाउस पहुंची। हमेशा की तरह वो थकी हुई थी, इसलिए अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। पलक आज घर में थी। उसने झलक के असाइनमेंट तैयार कर दिए थे। वो उसके कमरे में गई तो झलक को बच्चों की तरह सोते हुए देख उसे ठीक से बेड पर लेटाती है और ऐसी ऑन कर पलक की स्लीपर को निकालती है और उसका बैग भी उसकी जगह पर रखती है। पलक असाइनमेंट टेबल पर रख झलक के सिर के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, मुझे पता है कि आपको सब गलत लग रहा होगा, लेकिन पापा का इंटेंशन गलत नहीं है। आगे चल के आपको बहुत जिम्मेदारियां लेनी है जिसके लिए आपको हर एक चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए। इतना कहकर पलक ने झलक के गाल हल्के से पिच करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मेरी फूगी गुस्से वाली तो है लेकिन मजाकिया भी है। पलक इतना कहकर वहां से चला गई। झलक ने अपनी आंखों को खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार तो सब करते हैं लेकिन मेरे सामने नहीं, मुझे परेशान भर करते रहते हैं। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रात में डाइनिंग एरिया, सब अपनी जगह पर बैठकर डिनर कर रहे थे। दिशांत ने पलक को देखते हुए कहा, सो आगे क्या इरादा है। पलक ने कंफ्यूज होकर दिशांत को देखा। प्रिया ने खाने का बाइट लेकर नॉर्मल आवाज में कहा, आगे आपको क्या करना है। पलक ने प्रिया और दिशांत को देखते हुए कहा, आप लोग एक ही बात को क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ आता है। पलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, मुझे आपका बिजनेस नहीं संभालना, मैं अपनी खुद की एक गेमिंग कंपनी बनाना चाहती हूँ। दिशांत ने पलक को देखकर नॉर्मल आवाज में कहा, हम दोनों इस बारे में नहीं कह रहे थे। प्रिया ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम आपकी शादी के लिए कह रहे थे। पलक ने ये सुनकर दिशांत को देखा, फिर प्रिया को। पलक जो अभी अभी नींद से जाग कर आई थी, वो ये सुनकर जल्दी से आकर दिशांत के बगल में बैठ गई। वो पलक के जवाब का इंतजार करने लगी। पलक नॉर्मली अपना डिनर कर रही थी जैसे उसने कुछ सुन ही न हो। कुछ देर तक जब प्रिया और दिशांत को कोई जवाब नहीं मिला तो दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, हम सिर्फ पूछ रहे थे, अगर आपको कोई पसंद हो तो। प्रिया को भी लगा शायद पलक नाराज हो गई है। उसने भी बात को संभालते हुए कहा, हाँ बच्चा, आपकी मर्जी के बिना हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। झलक ने प्रिया को देखते हुए कहा, माँ, जब आपके माँ पापा ने आपसे शादी के बारे में कहा था तो आपका जवाब क्या था। प्रिया ने नॉर्मली कहा, यही कि उनको जैसा सही लगे। झलक ने दिशांत को देखा। दिशांत ने भी नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, मुझसे तो पूछा भी नहीं गया था। क्यों? झलक ने कंफ्यूज होकर सवाल किया। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, शांति से डिनर करिए, नहीं पलक से पहले आपकी डोली उठेगी। झलक ने भी नॉर्मल आवाज में कहा, देर किस बात की, उठवा दीजिए, कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। प्रिया ने दिशांत और झलक को देखते हुए कहा, आप दोनों क्यों लड़ते रहते हैं। प्रिया ने दिशांत को देखकर नॉर्मल आवाज में कहा, आप तो। पलक शांति से अपना डिनर खत्म कर अपने कमरे की तरफ चली गई। झलक भी प्रिया की डांट सुनने के बाद डिनर करने लगी थी। दिशांत ने प्रिया को देखते हुए कहा, बिना जवाब दिए चली गई हमने कहीं ये सब कहकर। प्रिया ने दिशांत को शांत रहने का इशारा कर कहा, आपको ही जल्दी थी, वो अभी करियर बना रही है, बनाने दीजिए। दिशांत ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा ने पूछने को कहा था, नहीं कौन बाप चाहेगा अपने कलेजे को खुद से दूर रखना।
दिशांत की आवाज में नमी थी, प्यार था और एक दबाव भी उसकी आंखों में दिख रहा था, जिसे प्रिया ने भांप लिया था। झलक दिशांत के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप फैमिली वालों से डरते क्यों हैं? आप हो तो कहते हैं न कि हमें हमारी लाइफ अपने लिए जीनी है, तो आप अपनी लाइफ में क्यों दूसरों को लेकर आ रहे हैं? दिशांत झलक की समझदारी को देखते हुए झलक के सिर पर हाथ रख धीमी आवाज में बोला, वक्त आने पर आपको सब समझ आ जाएगा। प्रिया ने बाप बेटी के प्यार को देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, आप दोनों लड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। दिशांत ने हैरानी से प्रिया को देखते हुए कहा, मतलब आप ही मेरी बेटी को भड़काती है? झलक अब अपनी जगह बैठकर डिनर करने लगी थी। प्रिया ने भी दिशांत की बात सुनकर नॉर्मल आवाज में कहा, मैं नहीं, आपकी बेटी मुझे भड़काती है। दिशांत ने झलक को देखा तो झलक ने न में सिर हिलाते हुए कहा, मैं क्यों किसी को भड़काऊंगी, वो मर जाएगी। झलक ने दिशांत को देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, और आपकी बीबी कोई बच्ची थोड़ी है जिन्हें मैं भड़काऊंगी और वो भड़क जाएंगी। प्रिया ने हैरानी से झलक को देखा। झलक अब अपनी जगह से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। प्रिया तो हैरानी से अब दिशांत को देख रही थी, सबके सब उसे ही गलत कितनी आसानी से ठहरा देते हैं। दिशांत का भी दिन हो गया था। वो प्रिया को देखते हुए बोला, अब मैं जाऊं? प्रिया ने कंफ्यूज होकर दिशांत को देखा फिर बोली, आपका हो गया हो तो चले जाए, उसके लिए आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? दिशांत अपनी जगह से उठकर प्रिया को अपनी गोद में उठा लेता है। प्रिया घबरा कर दिशांत के गले में अपने हाथ डालकर उसे देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? दिशांत ने चलते हुए सामने देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। प्रिया ने हल्के गुस्से में कहा, कुछ नहीं तो मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? दिशांत ने अभी भी बेस ही चलते हुए नॉर्मल जवाब दिया, कमरे में। प्रिया ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं चल सकती हूँ और मुझे अभी काम है, और आप मुझे लेकर जाएंगे फिर मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। दिशांत ने प्रिया को देखा फिर मुस्कुराते हुए बोला, आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको आने ही नहीं दूंगा। झलक जो अपने कमरे में पानी लाना भूल गई थी वो पानी लेने जा ही रही थी कि वो दिशांत की गोद में प्रिया को देख अपनी आंखें और मुंह फाड़े दोनों को देख रही थी। दिशांत की नज़र झलक पर गई तो वो अपनी जगह पर रुक गया। उसे रुका हुआ पाकर प्रिया दिशांत की नज़रों का पीछा करती है। प्रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। दिशांत ने फिर भी प्रिया को नीचे नहीं उतारा। वो नॉर्मल ही चलते हुए कमरे की तरफ जाने लगा। झलक ने दिशांत को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, आसपास भी देख लिया करिए। दिशांत ने झलक को पूरी तरह से इग्नोर किया। कमरे में जाने के बाद दिशांत ने प्रिया को देखा। अभी तक प्रिया ने अपनी आंखों को बंद किया था और वो दिशांत के सीने में सिर को झुकाए हुए थी। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, हम कमरे में है। प्रिया ने अपनी आंखों को खोला। दिशांत ने अपनी गोद से प्रिया को नीचे उतारा। प्रिया को तो अब दिशांत पर गुस्सा आ रहा था। वो कमरे से बाहर जाने लगी तो दिशांत ने उसका हाथ पकड़कर नॉर्मल आवाज में कहा, 20 मिनट मुझसे बात कर सकती है। प्रिया ने दिशांत को देखते हुए हल्के गुस्से में कहा, हम बात वहां भी कर सकते थे, आपको क्या जरूरत थी मुझे उस तरह लाने की? दिशांत ने शांत नजरों से प्रिया की आंखों में देखा, बस कुछ नहीं कहा। वो दरवाजे को लॉक कर प्रिया का हाथ पकड़ बालकनी में लाता है। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, मैं शांति से पेश आ रहा हूं तो आप क्यों अकड़ दिखा रही हैं? प्रिया ने दिशांत को घूरते हुए कहा, मैं अकड़ दिखा रही हूं और जो आप करते हैं वो अकड़ नहीं है। दिशांत ने प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। उसकी आंखों में देखते हुए नॉर्मल प्यार भरी आवाज में बोला, जरूरी बात है सुन लीजिए, फिर मुझे गुस्सा आ गया तो 2-4 दिन मेरे पीछे पीछे घूमती रहेंगी मुझे मनाने के लिए। प्रिया ये सुनकर दिशांत को बेबस नजरों से देखते हुए बोली, हमेशा ऐसा ही होता है, आप नाराज हो सकते हैं मैं नहीं। प्रिया ने दिशांत से अपनी नज़र हटाकर यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, अब जल्दी कहिए क्या बात है? दिशांत ने प्रिया को गले लगाकर धीमी आवाज में कहा, आप तो ऐसे गुस्सा हो रही है जैसे मैंने पहली बार झलक के सामने आपको गोद में लिया है। मैंने तो आपको उसके सामने। प्रिया ने दिशांत की बात को काटते हुए कहा, आप यही कहना चाहते थे? दिशांत प्रिया को देखते हुए न में सिर हिला देता है। प्रिया ने दिशांत को खुद से दूर कर जाते हुए बोली, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। दिशांत ने अपने सिर पर हाथ रख कहा, मैं भी न क्या से क्या बताने लगता हूँ। दिशांत प्रिया के पीछे चलते हुए बोला, हमें गांव जाना है, वो भी कल।
ये सुनकर प्रिया मानो अपनी जगह पर जम गई, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बिना पलटे हुए ही बोली, आपको जाना है तो जाए, लेकिन मैं और मेरी बेटियां कहीं नहीं जाएंगी। दिशांत ने प्रिया के कंधे पर हाथ रख नॉर्मल आवाज में कहा, उन्होंने दोनों को साथ में लाने के लिए कहा है। प्रिया ने नम आवाज में कहा, अब क्या चाहिए उन लोगों को? दिशांत ने भी नम आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी बहाने हम माँ पापा को देख तो लेंगे। प्रिया ने दिशांत को पलट कर देखा और आस भरी नजरों से बोली, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की सेफ्टी चाहती हूँ। दिशांत ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे होते हुए कोई उनको कुछ नहीं करेगा, बस प्लीज आखिरी बार चलो। प्रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, कितने दिन तक के लिए? ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये मौका हम खो नहीं सकते। दिशांत ने कहा। प्रिया ने दिशांत को देखते हुए कहा, आप इस बार भी मेरे साथ खड़े रहेंगे ना? दिशांत ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार नहीं, हर बार। दिशांत ने अपने मन में कहा, मैं चाहता था कि मेरा बेटा हो, वो मेरे नसीब में नहीं था, तो उसके लिए मैं अपनी बेटियों या फिर आपको गलत क्यों ठहराऊं? ये सब तो हमारे हाथ में नहीं रहता, और माँ पापा को भी समझना चाहिए। प्रिया ने भी अपने मन में कहा, जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरा भी मन कर रहा है सबको देखने का। काश इस बार घर में कोई तमाशा ना हो। प्रिया दिशांत को देखती है जो उसे ही देख रहा था। प्रिया ने कंफ्यूज होकर सवाल किया, आप ऐसे? दिशांत ने प्रिया को शांत रहने का इशारा किया, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, सुबह आप कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? प्रिया ने याद करते हुए कहा। दिशांत ने प्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए बड़ी मैग्नेटिक आवाज में कहा, वो बाद में बताता हूं, मैं जो कह रहा था वो कर लूं। प्रिया ने हैरानी से दिशांत को देखते हुए न में सिर हिलाते हुए कहा, नो नहीं। प्रिया ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया था। ये देख दिशांत सीधे खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, कल सुबह ही निकलना है, आप रेस्ट कर लो। प्रिया ने आंखें खोली तो दिशांत को हंसते हुए पाकर इरिटेशन में बोली, आप क्यों मुझे परेशान करते रहते हैं? दिशांत बालकनी की तरफ चला गया। दिशांत के जाते ही प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कमरे से बाहर चली गई। दिशांत बालकनी में खड़ा हुआ किसी सोच में डूब गया। फ्लैशबैक 21 साल पहले, शहर से काफी दूर एक गांव जो काफी हरा भरा हुआ था, वहां पर सारी सुविधाएं थी। उसी गांव में एक घर था जो दिखने में किसी महल से कम नहीं था। ये था देशवाल हाउस। विक्रम देशवाल दिशांत के पिता, माता सावित्री देशवाल, बड़े भाई हेमंत, भाभी काजल, छोटा भाई कमल। शाम का वक्त था। विक्रम अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसके सामने खड़ी हुई थी लेडीज डॉक्टर। विक्रम की नज़र फाइल पर थी और उनकी आंखों में गुस्सा। वो जोर से चिल्लाए, दिशांत। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर गार्डन में दिशांत, जो अभी अपने दोनों जुड़वा भतीजों के साथ खेल रहा था, उसे सुनाई दे चुकी थी। वो दौड़ता हुआ अंदर आया। तब तक सब विक्रम के आसपास आ गए थे। उसे गुस्से में देख सब उससे दूर खड़े हुए थे। दिशांत को भी विक्रम को देखकर डर लग रहा था। वो डरते हुए विक्रम के सामने गया और धीमी आवाज में कांपते हुए बोला, आपने बुलाया? विक्रम ने फाइल को विक्रम को देकर गुस्से में कहा, आज तक इस घर में बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं होगी। अपनी पत्नी को अभी ले जाओ और उसके पेट में पल रही बच्ची को गिरवा दो। ये सुनते ही दिशांत का दिल बैठ गया। वो अपने कांपते हुए हाथों से फाइल को पढ़ता है। फाइल को पढ़ने के बाद दिशांत ने लेडीज डॉक्टर को देखते हुए गुस्से में कहा, आपने ये किसकी परमिशन से किया? विक्रम ने तेज आवाज में कहा, मेरी, यहाँ सिर्फ मेरी परमिशन चलती है। दिशांत ने फाइल को फेंक कर विक्रम के आगे घुटनों के बल बैठ गया। वो नम आवाज में बोला, आप जो कहते वो मैं कर लेता, लेकिन किसी की जान लेना ये मैं कैसे कर दूं? विक्रम ने दिशांत से मुंह फेर कर अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दिशांत की आंखों से आंसू निकल आया। आखिर उसके पापा ऐसे कैसे हो सकते हैं? दिशांत ने आगे कहा, इन सब में प्रिया की जान जा सकती है। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, बीबी ही तो है, वो मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लेना। झलक की रिक्वेस्ट। दिशांत ने नम आवाज में कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रम दिशांत की बात को रोकते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है, मुझे किसी की राय नहीं लेनी। विक्रम ने डॉक्टर को देखकर सख्त आवाज में कहा, ये काम आज ही होना चाहिए, जाओ और काम पर लग जाओ। दिशांत ने विक्रम का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, प्लीज पापा ऐसा मत करिए। दिशांत अपनी जगह से उठा और उसके कमरे की तरफ जाते हुए डॉक्टर और उनकी टीम को देख उनकी तरफ जाने लगता है।
विक्रम ने हेमंत और कमल को देखते हुए कहा, इस मजनू को शांत करो। हेमंत और कमल दोनों ही दिशांत को पकड़ लेते हैं। दिशांत ने उन दोनों को देखते हुए कहा, प्लीज रोको उनको। हेमंत ने नॉर्मल आवाज में कहा, क्यों जिद कर रहे हो, जो पापा ने कहा है वो होकर ही रहेगा। दिशांत ने नम आवाज में कहा, ये गलत हो रहा है। हेमंत ने हल्के गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि आने वाला बोझ कम हो गया। दिशांत ने ये सुना तो मानो उसके दिल के टुकड़े हो गए हो। दिशांत ने खुद को संभालकर हेमंत से नम आवाज में कहा, जो नसीब में होता है वो बोझ कैसे हो सकता है। दिशांत ने कमल को देखकर कहा, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझाओ इनको कि ये गलत कर रहे हैं। कमल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस निराशा से दिशांत को देख रहा था। दिशांत ने सावित्री को देखा जो वहीं पर खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। दिशांत को जवाब मिल गया था। दिशांत की नज़र अपने कमरे की तरफ गई, जहां पर डॉक्टर बाहर खड़ी हुई अपने साथियों से कुछ बातें कर रही थी। दिशांत का कमरा। प्रिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो वो बेड पर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखती है। काजल कुछ डॉक्टर्स के साथ दरवाजे पर थी। प्रिया ने कंफ्यूज होकर उनको देखा और काजल से बोली, दीदी क्या हुआ आपके साथ डॉक्टर और इस कमरे में? काजल डॉक्टर के साथ अंदर आए और नॉर्मल आवाज में बोली, हाँ तुम्हारे अबॉर्शन के लिए। क्या? प्रिया ये सुनकर हैरानी से बोली। वो आगे बोली, आप मुझसे मजाक कर रही हैं? काज ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारे पेट में बेटा नहीं बेटी है, इसलिए ये सब यहाँ है। प्रिया ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, आप लोग बाहर जाए। काजल ने प्रिया को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? प्रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आप लोग होते कौन है ये सब करवाने वाले, और मेरे पेट में बेटा हो या बेटी वो मेरा बच्चा है, उससे आप लोगों को क्या लेना है? काजल ने एक थप्पड़ प्रिया को मारा। प्रिया की आंख से आंसू निकल आए। काजल ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी हद में रहकर जुबान चलाओ, और इस घर में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई ना होगी। रही बात ये सब करवाने की तो ये पापा जी ने कहा है, और तुम्हारा पति भी यही चाहता है, उसे भी बेटी नहीं चाहिए। ये सुनकर तो मानो प्रिया टूट गई। वो जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसके कानों में दिशांत के वो शब्द गूंजने लगे थे जब दिशांत से प्रिया ने सवाल किया था, अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो आप उसे अपनाएंगे? दिशांत ये सुनकर प्रिया को देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, बेटा ही होगा। उस वक्त उसे जवाब तो मिल गया था कि दिशांत को भी पसंद नहीं, लेकिन क्या दिशांत को ये नहीं पता कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिया ने खुद को संभाल कर डॉक्टर को देखते हुए कहा, आप लोग ये नहीं कर सकते इससे। काजल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, इससे तुम जियो या मरो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रिया ने अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा, आप सब गलत है, बात मेरी होती तो मैं रुक जाती, लेकिन बात मेरे बच्चों की है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन की तरफ जाने लगी, उससे पहले ही काजल ने और कुछ नज़ ने प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हॉल में दिशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे हेमंत और कमल ने काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। दिशांत की नज़र हेमंत के कट्टे पर गई। वो कट्टे को लेकर हेमंत की तरफ पॉइंट कर गुस्से से बोला, छोड़ो मुझे। कट्टे को देखते ही कमल तो दिशांत को छोड़ देता है, लेकिन हेमंत ने अभी भी दिशांत को पकड़ा हुआ था। हेमंत ने हंसते हुए कहा, आज तक तो नकली कट्टे को थामे नहीं हो और इस असली कट्टे से मुझे डरा रहे हो। हेमंत ने दिशांत के कट्टे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसे कुछ आवाज आई। वो हैरानी से दिशांत को देखता है जो उसकी तरफ ही कट्टे को थामे हुए था। उसने एक अंगुली ट्रिगर पर रखी थी, बुलेट चलने के लिए तैयार थी। हेमंत दिशांत से दूर हो गया। दिशांत को देख सारे नौकर यहां तक कि विक्रम भी हैरान था। आखिर कभी न गुस्सा करने वाला दिशांत गुस्से की आग से धधक रहा था। किसी को हिम्मत नहीं हुई दिशांत को रोकने की। दिशांत जल्दी से अपने कमरे की तरफ गया और जोर से दरवाजे पर 2-3 बार लात मारी, जिससे दरवाजा खुला। उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी गुस्से से लाल आंखें और उसके दिमाग में मानो पागलपन छा गया हो। डॉक्टर और अन्य लोग सब दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन दिशांत की नज़र बेड पर बेहोश प्रिया पर थी। वो लेडीज डॉक्टर को गुस्से में देखते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला, मैंने रोका था ना। वो लेडीज डॉक्टर घबराते हुए बोली, अभी को कुछ न नहीं किया हमने, वो अचानक से बेहोश हो गई। काजल ने भी कांपते हुए कहा, हाँ सच में अभी कुछ नहीं हुआ।
दिशांत ने गुस्से में कहा। तो ये बेहोश क्यों है? डॉक्टर ने जल्दी से कहा। स्ट्रेस, डर की वजह से। दिशांत ने सबको बाहर जाने को कहा और जल्दी से दरवाजा बंद किया। वो प्रिया के पास जाकर उसके चेहरे पर अपने हाथ रख चिंता घबराई हुई आवाज में बोला, प्रिया, प्रिया अपनी आंखें खोलो, प्लीज। काफी देर तक दिशांत ने प्रिया को आवाज दी, लेकिन प्रिया की आंख नहीं खुली। वो कमरे में टहलने लगा। वो खुद से बोला, कहीं उन लोगों ने, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसके मन में तूफान चल रहा था। उसकी नज़र बार बार प्रिया पर जा रही थी। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुली। उसकी नज़र दिशांत पर गई जो उसे ही देख रहा था। दिशांत प्रिया के पास आकर उसको गले लगा लेता है। दिशांत ने नम आवाज में कहा, आप ठीक हो? प्रिया ने दिशांत को खुद से दूर किया और कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, सब पहले जैसा उसे महसूस हो रहा था। अचानक से उसे काजल की बात याद आई। वो दिशांत को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप भी सबकी तरह। दिशांत ने प्रिया के मुंह पर हाथ रख उसे रोकते हुए बोला, अगर सबकी तरह होता तो अभी आप ठीक नहीं होती। दिशांत ने पास में रखा कट्टा फिर से अपने एक हाथ में थामा और बेड से उठा। वो प्रिया की तरफ अपना खाली हाथ बढ़ाकर नॉर्मल आवाज में बोला, चलिए। प्रिया को दिशांत की आंखों में उसके लिए फिक्र साफ दिख रही थी। वो बेड से उठकर दिशांत का हाथ थामती है। वो दोनों जब हॉल पहुंचते हैं तो सब वहां पहले मौजूद थे। दिशांत सबको इग्नोर करते हुए प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा शख्स खड़ा हो गया। दिशांत ने बिना कुछ कहे उस शख्स की आंखों में देखते हुए उसके पैर पर गोली मार दी, जिससे वो शख्स चिल्ला उठा। उसने अपने पैर को देखा और फिर दिशांत पर हमला करने की कोशिश करता उससे पहले दिशांत ने एक और गोली उसके कंधे पर मारी। पूरा घर शांत हो गया। प्रिया की तो सांस ही अटक गई थी। आज तक दिशांत ने उसके सामने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और अब वो किसी पर गोली चला रहा था। विक्रम ने तेज आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? दिशांत ने उस शख्स को अपने पैर से धक्का दिया और बिना पलटे ही बोला, कहीं भी जाऊंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। विक्रम ने डेविल स्माइल के साथ कहा, देखता हूं कब तक भटकते हो, आओगे तो यहीं। दिशांत अब अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो प्रिया को देखते हुए बोला, चलो। प्रिया ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। दिशांत कुछ खता उससे पहले प्रिया की एक चीख निकली, दिशांत के सिर पर हेमंत ने कुछ मारा था जिससे दिशांत नीचे जमीन पर गिर गया। हेमंत ने प्रिया को देखते हुए कहा, तुम समझदार हो, जो घर से जाना नहीं चाहती। तुम्हारे पति ने गलती की तो उसे उसकी सजा मिल गई। अब तुमने अगर कोई गलती की तो अपने पति को जिंदा देख नहीं पाओगी। प्रिया की नज़र तो दिशांत पर थी। वो दिशांत को उठाते हुए बोली, दिशांत आप। प्रिया की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उसकी आवाज भी उसके गले से कुछ कुछ निकल रही थी। काजल प्रिया को पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, अब रोना बंद करो, जल्दी से डॉक्टर के साथ जाओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। हेमंत ने नॉर्मल आवाज में दिशांत को उठाते हुए कहा, जितनी जल्दी तुम अपने बच्चे को मरोगी उतनी जल्दी ही तुम्हारा पति आंखें खोलेगा। प्रिया काजल की पकड़ से आज़ाद होकर सावित्री के पास जाकर बोली, माँ देखिए ये सब क्या हो रहा है, आप रोकिए इन सब को। सावित्री जो अपनी जगह पर बैठी तमाशा देख रही थी, वो नॉर्मल आवाज में बोली, काजल इसे लेकर जाओ। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था। कल तक जो लोग उस पर जान छिड़क रहे थे आज वो सब उसके और दिशांत के साथ दुश्मन से भी बदतर बर्ताव कर रहे थे। प्रिया के शरीर में अब जान ही नहीं रही। उसकी नज़र दिशांत पर थी जो खून से लथपथ था और हेमंत ने उसे सहारा देकर खड़ा किया था। दिशांत ने हल्के से अपनी आंखें खोली और प्रिया को कुछ इशारा किया। पहले तो प्रिया समझी नहीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे में चमक आ गई। प्रिया ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई, उसे एक चाकू दिखाई दिया। उसने काजल को धक्का दिया और चाकू लेकर काजल को पकड़कर उसके गले से लगा दी। प्रिया ने हेमंत को देखते हुए कहा, अगर आपने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी चाकू को बढ़ाने में। प्रिया ने काजल के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था जिससे काजल हिल भी नहीं पा रही थी। विक्रम ने हेमंत को देखते हुए कहा, तुम अपना काम करो। हेमंत ने काजल को देखते हुए कहा, लेकिन काजल। विक्रम ने नॉर्मल आवाज में कहा, वो कुछ नहीं करेगी। हेमंत जिसने चिंता में दिशांत पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, दिशांत ने इसी का फायदा उठाकर जल्दी से उससे दूर हुआ और जमीन पर गिरे हुए कट्टे को उठा लिया। फ्लैशबैक एंड
दिशांत के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, वो पीछे पलटा तो झलक थी। दिशांत ने कंफ्यूज होकर झलक को देखा और बोला, क्या हुआ? झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, हाँ कल मैंने सुबह बताया तो था। झलक ने नॉर्मल आवाज में कहा, दीदी ने कहा है कि वो नहीं जाएंगी। क्यों? दिशांत ने कंफ्यूज होकर सवाल किया। झलक ने दिशांत को देखते हुए कहा, पता नहीं। दिशांत ने झलक को नॉर्मल बात करते हुए पाकर कुछ सोचते हुए बोला, आप ऐसे नॉर्मली बात क्यों कर रही हैं? झलक ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, क्योंकि कल मेरा टेस्ट है और मुझे आप लोगों के साथ जाना है। अब दिशांत को समझ आया कि उसकी एंग्री प्रिंसेस उसको इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही थी। तो आप मत जाओ, टेस्ट जरूरी है बच्चा। झलक ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे जाना है, मुझे भी दादा दादी और अपने भाई बहनों से मिलना है। ये सुनकर दिशांत के चेहरे पर उदासी आ गई। प्रिंसेस और लिटिल प्रिंसेस। दिशांत ने अपनी उदासी को छिपाकर झलक को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, ठीक है प्रिंसेस, आप चलना, एक टेस्ट ही तो है। ये सुनकर झलक मुस्कुराते हुए दिशांत के गले लग गई और खुश होकर बोली, थैंक यू। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, ठीक है अब जाओ और पैकिंग करो। झलक उछलते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रिया जो कमरे में आ चुकी थी, वो दिशांत के चेहरे पर परेशानी साफ देख पा रही थी। दिशांत की नज़र प्रिया पर गई। वो प्रिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, आपका काम खत्म हो गया हो तो रेस्ट कर लीजिए। प्रिया दिशांत को देख अपने मन में बोली, मुझे आपकी इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता है, जब आप कुछ भी मेरे सामने जाहिर नहीं होने देते। दिशांत प्रिया की नज़र खुद पर पाकर उसके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ? प्रिया दिशांत की आवाज सुन झेंप गई। वो बेड की तरफ जाते हुए नॉर्मल आवाज में बोली, कुछ नहीं, सो जाए और मुझे परेशान करने की सोचना भी नहीं। दिशांत ने लाचारी से अपना सिर न में हिला दिया। दिशांत वापस बालकनी में जाकर अपना फ़ोन देखता है। उसने टाइम देखा, रात के 10 बजे थे। वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है और फ़ोन को अपने कानों पर लगा लिया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हुआ और फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी की आलस भरी मगर काफ़ी मीठी सी आवाज़ आई, क्या बॉस, रात को तो सोने दीजिए चैन से। दिशांत ने आसमान को देखते हुए बड़े प्यार भरी मुस्कान से कहा, इतनी जल्दी कौन सोता है? दूसरी तरफ से उस लड़के की मासूमियत से भरी आवाज आई, मुझे सच में नींद आ रही है, मैं आपको सुबह कॉल करूंगा। दिशांत ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, आहा, मतलब दोपहर में? ये सुनकर उस लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दिशांत ने धीमी प्यारी आवाज में कहा, ठीक है, और आपको याद है ना सब? उस लड़के ने नॉर्मल आवाज में कहा, सब याद है, आप परेशान मत होइए। फिर उस लड़के ने प्यारी सी आवाज में दिशांत को वार्निंग देते हुए बोला, और हाँ, मेरी जान को परेशान मत किया करिए। दिशांत ने हैरानी से कहा, मेरी जान? लड़के ने कॉल कट कर दिया। दिशांत ने फ़ोन को घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, आपकी जान को तो अब मैं और परेशान करूंगा, क्योंकि आपको अपने पास लाने का वही तो एक तरीका है। अगले दिन दिशांत, प्रिया, झलक, पलक चारों कार में थे। आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर प्रिया बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। झलक और पलक दोनों पीछे की सीट पर बैठी हुई थीं। झलक जो बाहर की वादियों में खोई थी, तो वहीं पलक अपनी किताब में। कुछ देर बाद दिशांत ने अपनी कार रोकी। सभी कार से उतरे। पलक, झलक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर घर उनके सामने था। हर तरफ चहल पहल थी, पूरे घर को अच्छे तरीके से सजाया गया था। दिशांत ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई, हर कोई काम में व्यस्त था। तभी 45 साल का शख्स उसके सामने आया। दिशांत कुछ पल उस शख्स को देखता है, जो बिना किसी भाव के देख रहा था। दिशांत कुछ कहता उससे पहले ही वो शख्स यानी कमल नॉर्मल आवाज में बोला, आपका ही इंतजार कर रहा था, पापा ने आपको अंदर लाने के लिए कहा है। कमल इतना कहकर अपने एक नौकर को इशारा करता है तो वो दिशांत की गाड़ी से बाइक निकालने लगा। कमल घर के अंदर जाने लगा। दिशांत ने प्रिया को देखा, जिसकी आंख से आंसू की एक बूंद निकल आई थी। उसकी नज़र घर को ही देख रही थी। दिशांत ने प्रिया की हथेली में अपनी हथेली थामकर धीमी आवाज में बोला, चले। प्रिया ने बस हाँ में सिर हिला दिया। पलक, झलक ने ये सब नोटिस नहीं किया, वो तो आसपास के नज़ारे में ही नज़रें जमाई थीं। दिशांत ने उन दोनों को देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बच्चा अंदर चलो। दिशांत की आवाज़ सुन दोनों खुद को नॉर्मल करती है। वो भी दिशांत और प्रिया के पीछे चलने लगी।
प्रिया ने धीमी आवाज में दिशांत से कहा। कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है। दिशांत ने जवाब में कहा, लेकिन हमें बदलना चाहिए, हम कमजोर हुए तो गलत होगा। प्रिया दिशांत चल ही रहे थे कि प्रिया के कदम रुक गई, उसकी नज़र घर की दहलीज तक रुक गई। इस बार वो फिर से नम हो गई। वो अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिशांत ने उसे आंखों से ही यकीन दिलाया कि वो कुछ नहीं होने देगा। प्रिया ने अपने कदम बढ़ा दिए, अंदर जाकर देखा पूरा परिवार मेन हॉल में इकट्ठा था। विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था, सावित्री भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। हेमंत विक्रम के बगल वाले सोफे पर बैठे हुए था और काजल भी उसके पास वाले सोफे में। इस बार नए सदस्य कमल की पत्नी कामिनी थी, जो कमल के बगल में बैठी हुई थी। दिशांत और प्रिया मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़े थे। विक्रम की नज़र दिशांत और प्रिया के पीछे खड़ी हुई लड़कियों पर गई। पलक झलक को हल्का डर लग रहा था, इसलिए वो दोनों ही दिशांत और विक्रम के पीछे खड़ी थी। उनको डर उन सबसे दूर खड़े हुए हटे कट्टे लोगों को देखकर लग रहा था, जिनकी नज़रें बेहद खतरनाक थी और उनके हाथों में चाकू तो किसी के हाथ में बंदूक। दिशांत ने विक्रम की नज़र का पीछा करते हुए झलक और पलक को नॉर्मल आवाज में बोला, बच्चा आप डर क्यों रही हैं? पलक ने धीमी आवाज में उन लोगों की तरफ इशारा किया। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, वो सब नौकर हैं। झलक ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, क्या? झलक ने उन नौकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लग तो नहीं रहे किसी जेल से आए कैदियों की तरह है। न तो यूनिफॉर्म और आंखों में डर भी नहीं है। प्रिया ने अपना सिर हिलाकर दिशांत को देखा, जो बेबसी से प्रिया को ही देख रहा था। वो दोनों ही अपनी इस बड़बोली बेटी की जुबान को रोक नहीं पाते थे। झलक ने देखा सब उसे ही देख रहे थे। झलक अपने दांत दिखाते हुए सबको देखती है। विक्रम के चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। वो झलक को देखते हुए बोला, हमारे यहाँ नौकर की आंखों में गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि गुस्से से यहाँ किसी चीज को अहमियत नहीं मिलती। झलक पलक दोनों को प्रिया ने इस घर और इस घर के लोगों के बारे में बताया था, सब उल्टा था। क्योंकि प्रिया ने उनके अच्छे नेचर को बताया था ताकि उन दोनों को इस परिवार की बुराइयों का पता न लगे, लेकिन सब उल्टा हो रहा था। झलक और पलक को यकीन नहीं हुआ कि उनके दादाजी इतने रूड हैं। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में विक्रम से कहा, बताए क्यों बुलाया है आपने मुझे? विक्रम ने झलक और पलक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से तुम्हारी बेटी कौन है? दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, दोनों है। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर और गहरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बड़ी बेटी कौन है? दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, आपको दिख कम रहा है शायद। झलक के पैर दर्द देने लगे थे। वो पास में पड़े खाली सोफे को देखा और बैठ गई। अभी तक उस पर किसी की नजर नहीं गई। विक्रम ने कमल की तरफ देखा। वो कुछ कहता तभी दो लड़के जिनकी लंबाई एक सी थी, कलर एक सा था, दोनों ही 24 साल के थे। वो सीढ़ियों से उतरते हुए विक्रम के पास आए और विक्रम के गले लग बोले, सॉरी दादू, कल लेट सोए थे तभी लेट उठे। गुड मॉर्निंग। दोनों को देख विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चों। वो दोनों सावित्री फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों में से एक ने चश्मा लगाया हुआ था जिसका नाम था गर्व, दूसरा जिसने थोड़े लंबे बाल रखे थे उसका नाम था पर्व। उन दोनों की नज़र दिशांत पर गई। वो दोनों ही बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनको दिशांत कैसे याद नहीं रहता। प्रिया फिर वो तो उनकी फेवरेट थी क्योंकि वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी। प्रिया पर्व की ज़्यादा चहेती थी और गर्व का फेवरेट दिशांत। पर्व खुशी से चिल्लाते हुए बोला, चाची। वो जल्दी से प्रिया को गले लगा लेता है। प्रिया और पर्व दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू थे। गर्व ने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर दिशांत को देखते हुए बोला, आप सच में? दिशांत ने हाँ में सिर हिला दिया। गर्व भी दिशांत के गले लगा लिया। गर्व ने पर्व को देखते हुए कहा, वो मेरी भी चाची है। पर्व प्रिया ने दूर होकर हल्के गुस्से में गर्व से बोला, रोना मत भाई, लो तुम भी मिल लो। गर्व प्रिया के पास जाकर प्रिया से कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम ने नर्म आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ, अभी यहाँ पर जरूरी बात हो रही है। पर्व ने विक्रम को देखकर हल्की नाराजगी से कहा, दादू कितने दिनों बाद हम मिले हैं और ऐसी कौन सी बात से जो आप हमारे सामने नहीं कह सकते। प्रिया ने पर्व को आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। पर्व अब कुछ नहीं बोला। वहीं काजल ने अपने मन में कहा, सच में क्या जादू किया है, इन दोनों ने मेरे बच्चों पर नेकी का दरिया बन चुके हैं, अब इनका साथ देकर कहीं हमारा प्लान न बर्बाद कर दें। गर्व ने प्रिया के कंधे पर हाथ रख धीमी आवाज में बोला, चाची मेरी प्रिंसेस कहाँ है? प्रिया को कुछ समझ नहीं आया।
पर्व ने गर्व को घूरते हुए देखा, फिर प्रिया के दूसरे कंधे पर हाथ रख धीमी मगर प्यारी सी आवाज में बोला, सबसे पहले आप मुझे मेरी प्रिंसेस से मिलवाएंगी। मैं आपका फेवरेट बच्चा हूं ना। दिशांत ने उन दोनों को हल्का डांटते हुए कहा, क्या मेरी वो मेरी बेटी है और आप दोनों। पर्व और गर्व दोनों ही एक साथ बोल पड़े, आपकी बेटी से पहले वो हमारी प्रिंसेस है। प्रिया ने दोनों को शांत करवाते हुए पलक की तरफ इशारा किया जो उन दोनों को घूर रही थी। पर्व और गर्व दोनों पलक के पास जाकर उसके गले लग गए। पलक दोनों को खुद से दूर कर गुस्से से उन दोनों को देखने लगी। गर्व ने बड़े प्यार से कहा, अरे प्रिंसेस, हम तुम्हारे बिग ब्रदर है। ये सुनकर पलक का गुस्सा गायब सा हो गया। आज पहली बार उसने भाई शब्द सुना था। ये सुनकर झलक उन दोनों के पास जाकर बोली, क्या कहा। पर्व पीछे पलटा और झलक को देखता है, फिर प्रिया को देखता है जिसने अपनी पलकें झपका दी। पर्व ने खुशी से कहा, लिटिल प्रिंसेस। इस वक्त गर्व पर्व कितना खुश थे बता ही नहीं सकते थे। झलक भी पर्व के गले लग बोली, भाई। इस वक्त मानो पर्व को पूरी दुनिया मिल गई, उसकी आंखें नम हो गई। गर्व ने भी पलक को देखते हुए कहा, आज मुझे सब कुछ मिल गया। गर्व ने पलक को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब अपने भाई को कहीं छोड़ के मत जाना। दिशांत और प्रिया के अलावा सबके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उन्होंने कितनी कोशिश की प्रिया और दिशांत के खिलाफ जहर भरने की, लेकिन पर्व गर्व के मन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब से पर्व गर्व को बाहर पढ़ने का मौका मिला, उन दोनों की मुलाकात दिशांत से होती रहती थी, जो उन तीनों ने गुप्त रखा था। विक्रम ने हल्के तेज आवाज में कहा, अब ये मेल मिलाप हो गया हो तो मेरी बात सुनो। विक्रम ने गर्व पर्व को वहां से जाने को एक बार फिर कहा। पर्व ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। काजल ने हल्के गुस्से में कहा, पर्व सुनाई कम देता है क्या। पर्व ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ कम सुनाई देता है, तभी तो आप लोगों की बात सुन नहीं पाता। पर्व का ये रुख देख सब कोई हैरान था। आज तक उन दोनों ने गुस्से से चिल्लाया तो दूर, गुस्से से किसी को देखा भी नहीं था, तो आज वो कैसे। गर्व ने भी गुस्से में कहा, और क्या बात होने वाली है वो हम जानते हैं। पर्व ने दिशांत और प्रिया को सोफे पर बिठाया और गर्व ने झलक पलक को बैठने को कहा। अब विक्रम और सबकी नज़र पर्व गर्व पर थी। पर्व ने अपना फोन विक्रम के सामने वाली टेबल पर लगभग फेंकते हुए कहा, यह है आपका डिसीजन। विक्रम ने पर्व गर्व को हल्के गुस्से में कहा, तुम दोनों को क्या हुआ है। गर्व ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए पर्व को देखते हुए बोला, ड्रामा मत कर भाई, इनको इनके ही जैसे शॉर्टकट तरीके से बताओ। पर्व ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, जब शो चालू है तो हर सीन का मजा लेने में क्या परेशानी है। पर्व ने एक नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, घर में कोई आया है, उसे पानी नाश्ता कुछ तो दो, या फिर लाले पड़े हैं। विक्रम ने हल्के गुस्से में फ़ोन उठाया। वो फ़ोन ओपन कर फ़ोन पर अपनी नज़र टिका देता है। वो फ़ोन तो कभी गर्व पर्व को देखता है। प्रिया तो अपनी आंखें मुंह फाड़े पर्व गर्व को देख रही थी। इतने सीधे आधे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। तभी उसके सामने नौकर पानी की ट्रे लिए आ गया। वो एक गिलास उठाती है, लेकिन उसकी नज़र उन दोनों पर थी। पर्व प्रिया के पास आकर बोला, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ है। तभी सबको कुछ टूटने की आवाज़ आई। विक्रम ने फ़ोन को ज़मीन में जोर से फेंका था। विक्रम ने गुस्से से पर्व गर्व को देखते हुए कहा, आजकल के बच्चे मुझे रोकेंगे। फिर विक्रम ने हंसते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ वही होगा। विक्रम ने गर्व और पर्व को देखते हुए, अब सबूत भी गया। ये सुनकर पर्व गर्व दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। उनकी हरकतों से काजल, हेमंत, कमल, कामिनी चारों गुस्से से लाल थे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। सावित्री वैसे ही बिना किसी भाव के सब देख रही थी। पर्व झलक के पास गया और उसके सिर पर हाथ रख झलक से बोला, आपको पता है लिटिल प्रिंसेस हमारे दादू को क्या लगता है। गर्व ने पलक के पास जाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि हमारी प्रिंसेस की शादी किसी भी अरे गेरे से करवा देंगे। फिर पर्व और गर्व ने गुस्से में विक्रम और सबको देखते हुए कहा, और हम दोनों सबकी तरह तमाशा देखते रहेंगे। ये सुनकर प्रिया के हाथों में पकड़ा गिलास नीचे गिर गया। ये कैसी बहान है। प्रिया दिशांत को अब समझ आया कि उनको क्यों बुलाया है और इतनी सजावट किस लिए। दिशांत गुस्से में अपनी जगह से उठा और विक्रम के पास जाकर बोला, इसलिए आपने हमें बुलाया था। विक्रम ने अकड़ दिखाकर कहा, हाँ। फिर सबको देखते हुए बोला, ये शादी होगी वही, किसी की मर्जी हो या नहीं। दिशांत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आपकी जिंदगी का फैसला नहीं है।
मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? विक्रम अपनी जगह पर वापस बैठकर बड़े एटीट्यूड से बोला, क्या मैं अपनी पोती के लिए अब कुछ कर भी नहीं सकता? दिशांत ने तंज भरी मुस्कान से कहा, आपकी पोती? ये सुनकर विक्रम दिशांत को देखने लगा। पर्व और गर्व दोनों ही दिशांत के बगल में खड़े हो गए। इस बार हेमंत का सब्र टूट गया था। वो पर्व के पास जाकर उसको एक थप्पड़ मारकर गुस्से में बोला, तुम लोग कुछ ज्यादा हो बड़े हो गए हो। गर्व ने अपनी बात रखते हुए कहा। लेकिन डैड, इस बार गर्व को भी एक थप्पड़ लगा। हेमंत ने गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहा, बहुत जुबान खुलने लगी है। पर्व गुस्से से हेमंत को देख रहा था। हेमंत ने पर्व को खुद को देखते हुए बोला, अब क्या मुझे मरोगे? हेमंत ने गर्व को देखा जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। हेमंत ने गर्व को भी कहा, तो मारो। पर्व ने गुस्से में कहा, अभी तक आप तमाशा देख रहे थे तो देखिए। हेमंत ने इस बार दिशांत की कॉलर पकड़कर तंज कसते हुए बोला, मेरे बेटों को आखिर क्या पट्टी पढ़ा कर गए थे? तुम्हें तो सुकून मिल रहा होगा कि जो बेटे मेरे सामने बोलने से डरते थे वो मेरे सामने खड़े मुझे ही सुना रहे हैं। दिशांत ने भी हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आप और आपकी सोच भी वैसी है। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, वक्त बदल गया लेकिन सबके मन में वैसा ही सब भरा हुआ है। कमल ने अपने सोफे पर बैठे हुए कहा, मेरे कान दर्द देने लगे ये ड्रामा सुनकर। फिर उसने विक्रम को देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। विक्रम ने कमल को घूरते हुए कहा, तुम किसी काम के भी नहीं हो। कमल अपनी जगह से खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। सोचा था शादी में आकर कुछ मिलेगा, लेकिन अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बारात भी नहीं आई और मुझे लग रहा है कि अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। विक्रम ने गुस्से से कहा, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। दिशांत को तो यकीन नहीं हो रहा। विक्रम के सामने कभी न बोलने वाला कमल उससे गुरूर में बात कर रहा था और वो भी धमकी दे रहा था। लेकिन दुख उसे इस बात से हुआ कि उसे उसके साथ हो रहे अत्याचार से कोई मतलब नहीं था। कमल वहां से जाने लगा। वो कुछ ही कदम बढ़ा होगा कि तभी उसके कदम रुक गए। वो डर से कांप गया। वो अपने कदम पीछे लेने लगा। विक्रम ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब क्या हुआ, जाओ। कमल वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। हेमंत को नजर जैसे ही दरवाजे पर गई उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। सबने पीछे देखा। एक 22 साल का हैंडसम मैन जिसने अभी वाइट शेरवानी पहनी हुई थी, सिर पर पगड़ी और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड खड़े हो गए। सबकी ड्रेस वाइट थी, जिसे देखकर ही सब समझ सकते थे इस शख्स को सफेद रंग से कितना प्यार है। वो कोई नहीं बल्कि जहर कुकरेजा था, जो पूरी मुंबई में डॉन है। वो सारे बुरे काम करता है। उसकी आंखों में गुस्सा हमेशा रहता है। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, कोई स्वागत तो करो भाई। पर्व और गर्व दोनों गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। तभी विक्रम ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, उस शख्स से मत उलझना, नहीं तो वो 1 सेकंड में तुम्हें सुलझा देगा। वो दोनों रुके नहीं, लेकिन उन दोनों का हाथ दिशांत ने पकड़ लिया। कामिनी और सपना दोनों ही जहर के पास जाकर उसका स्वागत करने लगी। झलक और पलक दोनों हैरानी से कहीं यहाँ तो कहीं वहां देख रही थी। प्रिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर्व गर्व दोनों ही दिशांत की पकड़ से आजाद होकर जहर के पास जाकर खड़े हो गए। जहर ने उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह मेरे होने वाले सालों, आज भी ये तेवर, कम से कम आज तो खुश रहो। पर्व ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जरूर होंगे लेकिन तुम्हारी जान लेकर। गर्व ने भी गुस्से में कहा, होगा तू कुछ भी लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। जहर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सालों, मेरा मूड अच्छा है तो खराब मत करो। और रही बात जान लेने की तो पहले शादी हो जाने दो, फिर अपनी बहन को विधवा बनाते रहना। पर्व गर्व दोनों जहर के लिए हाथ उठाए ही थे कि उन दोनों को एक जोर का धक्का लगा। दोनों ही कुछ दूरी पर गिर गए। उन दोनों को समझ नहीं आया ये हुआ क्या। जहर ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा और बोला, जो बीच में आए उसे छोड़ना मत, लेकिन जान भी मत लेना। वो विक्रम की तरफ गया और झुककर उसके पैर छुए। विक्रम ने खुश होकर जहर के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, खुश रहो। फिर उसने अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहा, बारात ऐसी कौन लाता है? जहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन कौन लाता है उसका पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो मैं लेके आया हूँ। जहर ने अपने बाकी बॉडीगार्ड को देखा तो सब लोग जाकर अपनी गन लेकर सबको घेर लेते हैं। कामिनी काजल वहां पर नहीं थी। पलक तो बिना पलक झपकाए जहर को देख रही थी।
झलक जो उसके बगल वाले सोफे पर बैठी हुई थी वो पलक को देखते हुए बोली, दी दादू की पसंद मुझे नहीं लगता अच्छी होगी। पलक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। झलक ने जहर को देखा जो उसी की तरफ आ रहा था। झलक ने अपने मन में कहा, कहीं ये साइको मेरे साथ ही तो फेरे लेने की नहीं सोच रहा है। जहर झलक के सामने खड़े होकर कुछ याद करते हुए बोला, ये। विक्रम ने जल्दी से कहा, ये वो नहीं है। ये सुनकर झलक की जान में जान आए। झलक ने पलक की तरफ इशारा किया। पलक ने हैरानी से झलक को देखते हुए कहा, ये कैसी बहन है जो दुश्मन बन रही है। जहर पलक को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तो अभी तक दुल्हनियां तैयार नहीं हुई, कोई बात नहीं मैं ही तैयार कर देता हूँ। वो पलक का हाथ पकड़ता उससे पहले प्रिया की आवाज आए, अगर मेरी बेटी को छुआ भी तो बहुत बुरा हाल होगा। जहर प्रिया को देखा फिर मुस्कुराते हुए दिशांत को देखते हुए बोला, और मेरा बुरा हाल कौन करेगा। दिशांत गुस्से में था लेकिन उसे दो लोगों ने कसकर पकड़ रखा था। पर्व गर्व का भी यही हाल था। प्रिया के सिर पर भी एक शख्स गन ताने उसके पीछे खड़ा हुआ था। जहर की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जहर विक्रम को देखते हुए बोला, अभी काम पूरा तो हो जाए, अब कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जहर ने पलक का हाथ पकड़कर उसे उठाता उससे पहले झलक मासूम सी शकल बनाकर बोली, एक बार सोच लीजिए। जहर उसे घूरने लगा। झलक ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, मेरी दी से कुछ काम ठीक से नहीं आता सिर्फ दिमाग लगाने के अलावा। वो सिर्फ इंटेलिजेंट है। जहर को झलक की इस नादानी भरी बातों से हंसी तो आई लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम समझदार हो तो चलो तुमसे शादी कर लेता हूँ। ये सुनकर झलक चिल्लाकर बोली, मैं संन्यास लेने वाली हूँ। जहर कुकरेजा या अभिषेक शेखावत, सच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में। जहर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा। जहर पलक का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोला, और तुम्हें इंटरेस्ट हो या ना हो फिलहाल तो मेरे साथ फेरे लेने होंगे। पलक ने जहर को गुस्से में देखा और अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, अगर नहीं लिए तो। जहर ने तिरछी नज़र से प्रिया को देखा और बोला, तुम्हारे माँ बाप की अर्थी के बाद तुम्हारी डोली उठवाऊंगा इस घर से। ये सुन पलक ने एक झटके में अपना हाथ छुड़वाया फिर जहर के गाल पर एक थप्पड़ मारकर बोली, ये शादी तो नहीं होगी और मेरे माँ पापा की अर्थी से पहले में मेरी अर्थी जरूर उठेगी। जहर ने गुस्से से पलक के सिर के पीछे के बालों को अपने हाथ से पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, इस एक थप्पड़ की कीमत तुम्हें सारी उम्र चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक शेखावत आज तक किसी से मार खाया नहीं है बल्कि दूसरों को मारा है। पलक ने गुस्से में कहा, मैं फिर से कह रही हूं मैं मर जाऊंगी। अभिषेक यानी जहर ने एक थप्पड़ पलक को मारा। वो अपनी जगह पर सुन्नसी हो गई। वो खुद को संभालते लगी। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग थी लेकिन अभिषेक भी काफी ज्यादा ताकतवर था। वहीं विक्रम, हेमंत, कमल तो अभिषेक का नाम सुनकर ही कांपने लगे थे। उनके चेहरे पर भी डर के साफ भाव दिख रहे थे। विक्रम ने कांपती हुई आवाज में कहा, शेखावत। अभिषेक की आंखें अब गुस्से से अंगारे बरस रही थी। वो विक्रम को देख डेविल स्माइल के साथ बोला, हाँ जहर कुकरेजा तो मेरी वो पहचान है जिससे हर शख्स डरता है, लेकिन ये मेरी वो पहचान है जिससे इंसान की रूह भी कांप जाती है। हेमंत ने जहर से झलक का हाथ छुड़वाकर डरते हुए बोला, नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो सब चाहते थे, अब क्यों नहीं। कमल ने अभिषेक को देखते हुए कहा, तुमने धोखा किया है। अभिषेक कमल को देखते हुए बोला, मैंने सच इसलिए कहा। अभिषेक ने पलक को देखते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी को मेरा रियल नाम तो पता चले। विक्रम ने अभिषेक को गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने अपनी पोती को शादी जहर कुकरेजा से करने की बात की थी। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, वो भी तो मैं हूं। विक्रम ने मना करते हुए कहा, अगर अभिषेक शेखावत और जहर कुकरेजा एक है तो ये शादी नहीं होगी। अभिषेक ने इरिटेट होते हुए कहा, मेरी शादी है और आज मेरा मूड अच्छा है तो जिसे अपनी जान प्यारी न हो वो मेरा मूड खराब कर सकता है। अभिषेक की ये बात सुनकर अब किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। वो झलक का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए गेस्ट रूम की तरफ लाता है और अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। झलक को उस कमरे में धक्का देकर अभिषेक दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। वो तेज कदमों के साथ विक्रम के पास आया। वो बॉडीगार्ड कुछ पेपर विक्रम को देता है।
विक्रम अपनी चेयर पर बैठ गया। वो पेपर को पढ़ते हुए अभिषेक को देखता है, फिर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, ये अपना घर मत समझिए, क्योंकि यहाँ आपकी सोच से भी उल्टा काम होता है। हेमंत की तरफ वो कागज बढ़ाकर विक्रम ने कहा, मेरी पोती को तो मैं इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहता था, तो मुझे उसके प्रति दया प्यार ये सब कैसे पैदा हो सकता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धमकी से मैं शांत रहूंगा तो ये भूल है। अभिषेक भी विक्रम के सामने वाले सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, सोचा नहीं था कि लोग अपने खून से भी प्यार नहीं करते। उसने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे इन सब से मुझे क्या, लेकिन जब तक ये शादी नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं होगा। वो अपनी जगह से उठ गया। विक्रम ने नॉर्मल आवाज में कहा, तो शादी करने के लिए रोका किसने है? अभिषेक ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और फोन को देखते हुए बोला, शादी अभी नहीं होगी। ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक आपकी पोती खुद मुझसे न कहे कि वो मेरे साथ फेरे लेने के लिए तैयार हैं। विक्रम ने कंफ्यूज होकर सवाल किया, क्या आप उस बच्ची की बातों से डरे? अभिषेक ने विक्रम को देखते हुए कहा, नहीं, मैं डरता तो नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अभी अपनी फैमिली के लिए शादी कर लेगी, लेकिन जब वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो क्या? कमल ने बीच में बात को काटते हुए कहा, तुम्हें तो बस शादी करनी थी, ये कहाँ लिखा था कि लड़की की मर्जी हो? अभिषेक ने गुस्से में कहा, मैंने कहा और वो लिख गया। इतना कहकर वो दिशांत के पास गया और दिशांत की आंखों को देखने लगा। दिशांत गुस्से में देखने लगा। अभिषेक दिशांत के कानों में बोला, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी बदतमीजी की है, आगे बहुत कुछ करने वाला हूं। और मैं चाहता तो अभी इसी वक्त आपकी बेटी को ले जा सकता था, पर मैं ले जा नहीं सकता। अभिषेक ने अपने सारे बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। वो सब चले गए। अभिषेक भी वहां से जाने लगा। तभी दिशांत ने गुस्से में कहा, अगर इंसान होते तो कुछ करने से पहले सोचते। फिर वो सबको देखते हुए तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, सब एकदम भेड़िए है, फर्क इतना है कि सब खून के अलावा पैसे नाम के प्यासे हैं। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब आपकी तरह शरीफ हो जाए मिस्टर देशवाल तो कहानी में मजा कैसे आएगा? दिशांत ने वापस से उसी टोन में कहा, आपके माँ पापा भी ऐसे हैं? अभिषेक दिशांत को देखता है, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरे न तो माँ बाप है न ही कोई खानदान। मैं आपके पापा के जैसे लोगों का नाम लेकर ही शेखावत बना हूं। न तो मैं कुकरेजा हूं न ही शेखावत, सिर्फ और सिर्फ जहर अभिषेक, जिसके अंदर जहर ही जहर है और वो सबको जहर से ही अभिषेक करता है। इतना कहकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। वो कार में पीछे बैक सीट पर बैठकर अपने कपड़े फाड़ देता है, लेकिन कुर्ते के अंदर उसने कपड़े पहने थे जो नॉर्मल टी शर्ट और पैंट था। वो सीट से टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। वो अपने मन में बोला, आपका सपना पूरा कर तो देता आपकी चिता को आग देने से पहले, लेकिन आपके कहने के मुताबिक वो लड़की तैयार नहीं थी। और अभिषेक सबको रुला सकता है लेकिन किसी नारी को नहीं। मुझे माफ कर, मैं बोलूं तो दिक्कत है, न बोलूं तो दिक्कत है। कर देना दादू, आपका ये पोता आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। इस घर के हर एक शख्स से मैं अपना पुराना हिसाब लूंगा और आसान मौत तो कभी नहीं देने वाला। देशवाल हाउस में विक्रम ने दिशांत को देख हंसते हुए कहा, पहले तो मैंने एक गुंडे को चुना था जिससे लोगों के मन में दहशत और बढ़े, और अब जब पता चला कि वो गुंडा पढ़ा लिखा और एक नहीं कई देशों का गुंडा है तो ये मौका मैं कैसे जाने दूंगा। दिशांत ने गुस्से में कहा, आपकी सोच कभी नहीं बदल सकती और मैं आपकी सोच को कामयाब होने नहीं दूंगा। फिर दिशांत ने हल्के नमी से कहा, मुझे लगा था कि आप लोग सुधर गए हैं या फिर किसी और काम से बुलाया है, लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी की बलि देने के लिए बुलाया था। दिशांत सोफे पर बैठी हुई प्रिया को देखता है, जो बैठी हुई अपनी नम आंखों से सावित्री जी को देख रही थी। दिशांत प्रिया का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, चलो अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। फिर दिशांत ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, चाहे कोई मर भी क्यों न रहा हो। प्रिया को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। झलक भी प्रिया के पास जाकर उसके कंधे पकड़कर उसे उठने में मदद करती है। पर्व और गर्व जो पलक को लेने गए थे, वो दरवाजे को खोलने की लाख कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खुल नहीं रहा था। प्रिया दिशांत को देखते हुए धीमी हल्की आवाज में कांपते हुए बोली, वो पलक, उसने हाथ में कुछ। प्रिया की बात पूरी होती उससे पहले वो बेहोश हो गई। जब अभिषेक पलक को ले जा रहा था तब पलक ने अपने हाथ में चाकू थी और अपना हाथ काट लिया था।
ये उसने छुप कर किया था, लेकिन प्रिया ने देखा था और सावित्री ने। प्रिया अपनी आस भरी नजरों से सावित्री को देख रही थी। वो बॉडीगार्ड से घिरी हुई थी। उसे तो होश भी नहीं रहा कि कब बॉडीगार्ड ने उसे आज़ाद कर दिया। और अब जब दिशांत और झलक उसे उठाने लगे तो वो बोलने लगी, लेकिन तब तक वो बहुत डर गई थी। दिशांत प्रिया के गाल थपथपाते हुए बोला, क्या क्या प्रिया आप? सड़क पर अभिषेक की नज़र अपने बाएं हाथ में गई। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला। उसने हाथ पर लगे हुए कुछ लाल रंग के छींटे जो सूख गए थे उनको साफ करते हुए बोला, ये कहाँ से? वो कुछ बोल रहा था कि उसे कुछ याद आया। वो ड्राइवर को बोला, कार वापस लो और तेज चलो। दिशांत भी घबरा गया था। वो प्रिया की हालत देखकर घबराते हुए उसे सोफे पर वापस बैठाकर झलक को बोला, टॉप पलक को लेकर आओ, मैं प्रिया को देखता हूँ। सब तमाशा देख रहे थे। दिशांत जल्दी से पानी के छींटे प्रिया के चेहरे पर मारने लगा। दिशांत इस दौरान प्रिया को आवाज भी लगाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। वहीं जब झलक उस कमरे के बाहर आई तो पसीने से नहाए उसे गर्व पर्व को दरवाजे पर धक्का देते हुए देखकर बोली, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पर्व ने झलक को देखते हुए कहा, प्रिंसेस ने दरवाजा अंदर से लॉक किया है और ये दरवाजा काफी बड़ा होने के साथ मजबूत है। गर्व ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए चिंता भरी आवाज में कहा, इसे तोड़ने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और कोई नौकर हमारी मदद करे ये हो ही नहीं सकता। झलक ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, आप आवाज लगाओ, शायद दी खोल दें। वो उस जहर के डर से शायद न खोल रही हो। पर्व ने घबराते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि वो कह भी रही थी उससे शादी से पहले। इतना कहकर पर्व रुक गया। उसके चेहरे पर नमी आ गई। झलक भी घबराते हुए बोली, भाई प्लीज कुछ करिए न। पर्व गर्व अब फिर से दरवाजे पर धक्का देने लगे। झलक की नज़र नीचे फर्श पर गई। वो कांपने लगी। उसकी नज़र जब फर्श पर पड़े हुए खून के छींटे पर गई। उसने अपने कांपते हुए हाथ को पर्व के कंधे पर रखती है। पर्व झलक को देखता है। वो उसकी नज़रों का औछा करता है। ये देख वो भी कांप गया। फर्श पर बूंद बूंद बनकर खून गिरा था, जिससे वो तीनों समझ गए कि हो न हो पलक ने सुसाइड करने को कोशिश की है। वो तीनों अब दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया तो दरवाजा हिल गया। वो तीनों जब देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये अभिषेक था। वो बेहद गुस्से में दरवाजे पर धक्का दे रहा था। दरवाजा अब खुल गया। चारों जब अंदर जाते हैं तो पर्व, गर्व, झलक तीनों की रूह तक कांप गई। उन तीनों की आंख में पानी आ गया। पलक एक कोने में दीवार से टिकी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके हाथ से काफी खून बह चुका था। अभिषेक जल्दी से पलक के पास गया और उसके हाथ में रुमाल बांध उसको अपनी गोद में लेकर तेजी से कमरे से निकल आया। वो तीनों भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे आ गए। दिशांत ने जब पलक को अभिषेक की गोद में देखा तो वो कुछ कहता या करता, तब तक वो बाहर जा चुका था। झलक, पर्व, गर्व वो भी जाने लगे। तभी गर्व ने पीछे पलटकर दिशांत को कहा, चाचू जल्दी आइए। वो दिशांत के पास आया। दिशांत ने परेशानी से कहा, क्या हुआ है? प्रिंसेस ने अपने हाथ की नब्ज काट ली है और पता नहीं वो जहर कहाँ लेकर जा रहा है। दिशांत भी प्रिया को अपनी गोद में उठाता है और गर्व के साथ बाहर चला गया। अभिषेक अपनी कार में पलक को लेकर जा चुका था। पर्व और झलक दोनों पर्व की बाइक में अभिषेक का पीछा कर रहे थे। गर्व कार ड्राइव कर रहा था और पीछे दिशांत, प्रिया बैक सीट पर थे। प्रिया को अभी भी होश नहीं आया था। कुछ देर में हॉस्पिटल में अभिषेक की कार रुकी। अभिषेक जल्दी से कार से निकला और पलक को गोद में लिए ही आगे बढ़ा। डॉक्टर भी जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अभिषेक वार्ड के बाहर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने विप पूरा वार्ड ही अपने लिए बुक कर लिया था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए था। तभी झलक और पर्व वहां आ गए। पर्व ने गुस्से से अभिषेक से कहा, कहाँ है मेरी प्रिंसेस? अभिषेक ने अपनी आंखें खोली और वार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, कुछ देर में आ जाएगी, वार्ड में तो मिल लेना, फिलहाल वो इमरजेंसी रूम में हैं। पर्व भी गुस्से में अभिषेक के बगल में बैठ गया। अभिषेक ने झलक का हाथ पकड़कर उसे अपने दूसरी तरफ बैठाया और नॉर्मल आवाज में बोला, डोंट वरी, सब नॉर्मल है। पर्व ने गुस्से से कहा, क्या नॉर्मल है? इतना खून बहा है और पता नहीं वो। अभिषेक ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने कहा न वो ठीक है। तभी वहां पर दिशांत और पर्व आ गए। झलक प्रिया को देखकर उनके पास आई। वो घबराते हुए दिशांत से बोली, माँ। दिशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, मैं अभी आता हूँ, आप बैठो, तब तक आपकी माँ को कुछ नहीं होगा। प्रिया को भी एक रूम में रखा और डॉक्टर उसका इलाज करने लगे।
दिशांत वापस झलक के पास आया तो झलक दिशांत के गले लग गई। दिशांत ने झलक को शांत करवाते हुए कहा, टेंशन मत लो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में प्रिया के वार्ड से डॉक्टर आए। उन्होंने दिशांत को देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, आपकी पत्नी ठीक है और वो घबराहट की वजह से बेहोश हुई थी। 10-15 मिनट में होश आ जाएगा उनको। ये सुनकर सबने थोड़ी राहत ली, लेकिन सभी को अभी पलक को चिंता थी। वहीं अभिषेक अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा ही था। सब एक एक करके प्रिया को देख आए। किसी ने अभिषेक से कुछ नहीं कहा था। कुछ और देर में एक 50 साल का डॉक्टर पलक के रूम में से बाहर आए। वो अभिषेक के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख धीमी आवाज में बोले, पेशेंट की तबीयत ठीक है, कुछ देर में वो होश में आ जाएगी। अभिषेक अपनी जगह से उठा और डॉक्टर के गले लग गया। डॉक्टर ने अभिषेक की पीठ पर हाथ रखा और नॉर्मल आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उनकी देख रख के लिए नज़र रखी है, आप जल्दी से अपनी फ्रेंड से मिल लीजिए, फिर हमें चलना भी है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। अभिषेक ने दिशांत को देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, आपकी बेटी बिल्कुल सेफ है, और हाँ, वहां पर मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी तो मांग नहीं रहा, लेकिन आपकी बेटी की बेवकूफ़ी भरी हरकत को देखकर मैं आपसे कहता हूं कि अब मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा शादी की। फिर वो गुस्से से पर्व गर्व को देखता है और दिशांत को। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपना बदला लेने के लिए एक लड़की को मोहरा नहीं बनाऊंगा। इतना कहकर वो वार्ड से चला गया। अभिषेक की आंखों में गुस्सा और नफरत सबने देखी थी। अगली सुबह झलक के वार्ड में दिशांत, प्रिया, झलक, पर्व गर्व सब पलक के एर गेर बैठे हुए थे। पलक सबको देख रही थी। दिशांत ने पलक के सिर पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, आप अब ऐसा करने की सोचना भी मत, हमारे होते हुए आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और एक 50 साल की लेडीज डॉक्टर जो कृति शेखावत थी अंदर आए और उसके साथ 2-3 डॉक्टर थी। सभी एक साइड हो गई। कृति पलक के पास खड़ी होकर वो अपने से थोड़ी दूर खड़े 30 साल के खड़े डॉक्टर रोहन को देखते हुए बोली, कल इस वार्ड में जो पेशेंट थे वो कहाँ हैं? रोहन ने नॉर्मल आवाज में कहा, कल सुबह जब आप उनका चेकअप करके गई थी उसके कुछ घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई। कृति ने हैरानी से कहा, लेकिन रिपोर्ट तो नॉर्मल थी। रोहन ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं समझ आया, उनका ट्रीटमेंट रमन सर ने किया था। कृति ने पलक के हाथ को देखते हुए कहा, लगता है आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये अच्छा ही है। पलक ने कंफ्यूज होकर कृति को देखा तो कृति मुस्कुराते हुए पलक के सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं बताना भी नहीं चाहती, क्या पता अगली बार तीर निशाने पर लग जाए। तभी उसी वार्ड में रमन, जिसने कल पलक का ट्रीटमेंट किया था, वो कृति के पास जाकर बोला, मिसेज। वो कुछ बोलता उससे पहले कृति उनको देखते हुए बोली, इस वार्ड में कल जिन पेशेंट की डेथ हुई उनकी जानकारी दीजिए। रमन ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, वही बताने के लिए तो आया था। कृति ने रमन को देखते हुए कहा, मुझे पूरी डिटेल फाइल के रूप में चाहिए। ये सुनकर रमन हल्के इरिटेशन में बोला, आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं मैं जा रहा हूँ। कृति ने कागज पर कुछ दवाइयों के नाम लिखते हुए रमन से बोली, उन पेशेंट की डिटेल मुझे भर नहीं चाहिए, इस हॉस्पिटल के मालिक को भी चाहिए। आपको नहीं देना तो किसी और हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लीजिए। रमन वाहन से जाते हुए बोला, कितना परेशान करते हैं आप लोग मुझे। कृति जाते हुए रमन को देख मुस्कुराते हुए रोहन के हटे वो कागज देते हुए बोली, ये दवाएं लेकर आइए। रोहन पर्चा लेकर चला गया। कृति पास में रखे स्टूल पर बैठकर पास में टेबल पर रखी हुई दवाइयों को चेक करने लगी। सब शांति से खड़े होकर सब देख रहे थे। एक बार फिर वार्ड का दरवाजा खुलता है। कृति दवाइयों को देखते हुए एक दवा की शीशी को हाथ से लेकर उसे देखते हुए बोली, रोहन ये वाली भी। वो ये बोलते हुए सोनी नजरें सामने करती है। वो शांत हो गई क्योंकि उसके सामने रोहन नहीं अभिषेक था। अभिषेक इस वक्त सिंपल से वाइट कुर्ते पैजामे में था। उसके कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसके बाल आगे की तरफ माथे तक बिखरे हुए थे। उसे देखकर पलक तो देखती रह गई। सबको लगा अभिषेक फिर से उन्हें परेशान करने के लिए आया है। दिशांत अभिषेक की तरफ जाने को हुआ तभी अभिषेक कृति के सामने जाकर खड़ा हो गया। कृति जो शांत होकर फिर से दवाएं देखने लगी थी, वो बिना अभिषेक की तरफ देखे हुए बोली, किसके ऊपर मेहरबानी करके ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं? अभिषेक ने मासूम सी आवाज में बोला, वाइट कलर मेरा फेवरेट है। कृति अभिषेक को देखती है फिर उसे घूरते हुए बोली, मुझे तो अभी पता चला। कृति ने दरवाजे की तरफ देखा, रोहन खड़ा हुआ था। वो रोहन को देखते हुए बोली,
यहाँ आओ। रोहन को अभिषेक से डर लग रहा था, वो डरते हुए कृति के पास गया। अभिषेक रोहन को अपनी गुस्से से भरी हुई नजरों से देखने लगा। कृति ने अभिषेक को हल्का डांटते हुए बोली, मिस्टर दिखावट प्लीज मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, आप सबको डरा रहे हैं। अभिषेक ने चिढ़ते हुए रोहन को देखते हुए कहा, मैं कुछ बोलूं तो दिक्कत है, न बोलूं तो दिक्कत है आपको। रोहन ने कांपती हुई आवाज में मना करते हुए कहा, नहीं सर, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। कृति ने अभिषेक के कान को पकड़कर उसके कान खींचते हुए बोली, आप जा रहे हैं या नहीं? अभिषेक ने मासूम से चेहरे के साथ कहा, आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे काशी जाना है, वो भी अभी इम्पोर्टेंट काम है, कुछ दिन में आ जाऊंगा। ये सुनकर कृति ने कुछ नहीं कहा, वो शांत हो गई। उसने अपने साथ आए हुए 25 साल के लड़के को देखते हुए बोली, इनको लेकर जाए। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।